एपिसोड नंबर 231 की स्टार्टिंग होती है और याओ गुस्से से मन में कह रही होती है, मैं एक नौकरानी की तरह काम करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। और तभी वहाँ लू आती हुई कहती है याओ याओ। फिर याओ कहती है मैं अभी टेबल साफ कर रही हूँ, मुझ पर चिढ़ना बंद करो। फिर लू कहती है सच में तुम कितनी मेहनत से काम कर रही हो कि तुमने मुझ पर एक नजर भी नहीं डाली। और फिर याओ पीछे घूमती है और हैरानी से कहती है लू तुम यहाँ पर। फिर लू कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई हूँ, बताओ कैसा चल रहा है। फिर यायो कहती है क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई हो, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। जे हर दिन इन टेबलों को साफ करना पड़ता है और बदबूदार कस्टमरों को खाना परोसना पड़ता है। इससे पहले मेरी जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं थी। फिर लू कहती है याओ ऐसा कहना बंद करो, तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी कितनी परवाह है। और फिर याओ नीचे कपड़ा फेंक चिल्लाती हुई कहती है तो फिर तुम क्या सुनना चाहती हो? और मैं तुमसे कहूँ कि मैंने बहुत कुछ किया है और क्या तुम ऐसा कोई तरीका ढूंढ सकती हो जिससे चोंगम्यान मुझे माफ कर दे। फिर लू बाजू में देखती हुई कहती है चोंगम्यान मेरी सलाह नहीं मानेगा और मैं उसे तुम्हें माफ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। और फिर वो गुस्से से मन में कहने लगती है उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे इस तरह बात करे। ठीक है कोई बात नहीं, वो अभी भी मेरी काम की है। उसकी बातें सुन याओ हैरान होती हुई कहती है मेरे लिए चिंता करने का नाटक करना बंद करो और अब तुम्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुमने सारा दोष मुझ पर नहीं लगाया होता तो चोंगम्यान मुझे कभी सजा नहीं देता, ना ही मैं इस तरह के नर्क में जी रही होती। फिर लू कहती है याओ तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और अगर तब मैं ऐसा नहीं करती तो हम दोनों ही बर्बाद हो जाते। फिर याओ कहती है तब तो फिर हम दोनों ही एक साथ नर्क में जाते और तुम एक अच्छा जीवन कैसे जी सकती हो और मैं यहाँ अकेले नर्क में जी रही हूँ, लेकिन क्यों? फिर लू गुस्से से कहती है याओ चुप हो जाओ। फिर याओ चिल्लाती हुई कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने अकेले नहीं इतनी ज्यादा बदनामी झेली, अब तुम चाहती हो कि मैं इस बात को ऐसे ही जाने दूं। और तभी लू से थप्पड़ मारते हुए कहती है चुप हो जाओ। योयो से खुद को थप्पड़ मारता देख उससे कहती है कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की, मैं जाकर चोंगम्यान को सब बता दूंगी कि ये सब के पीछे तुम भी थी। लू कहती है ठीक है तो जाओ आगे बढ़ो और उसे जाकर बता दो और देखते हैं कि चोंगम्यान इस बात पर विश्वास करता है या नहीं। योयो तुम्हें क्या लगता है कि उसे जाकर ये सब बताने से क्या तुम्हारी अभी की स्थिति बदल जाएगी? फिर योयो कहती है भले ही मुझे पूरी जिंदगी भर इसी तरह काम ही क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें इतना आरामदायक जीवन नहीं जीने दे सकती। और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैं अभी चोंगम्यान को कॉल कर रही हूँ और उसे सारी बात बता रही हूँ। फिर वो चोंगम्यान को कॉल लगाने लगती है और वहीं लू कह रही होती है योयो मैं तुम्हें ये सबसे बाहर निकाल सकती हूँ। फिर योयो कहती है तुम्हारा कुछ भी कहना सब बेकार है और तभी उसे बात समझ में आती है और फिर वो उससे कहती है क्या कहा तुमने? क्या तुम सच में मुझे ये सबसे बाहर निकाल सकती हो? और लू याओ से कह रही होती है हाँ अब तुम्हें और वेट्रेस बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर याओ कहती है कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? तुमने अभी अभी कहा कि चोंगम्यान तुम्हारी सलाह नहीं मानेगा, तो फिर तुम मेरी मदद कैसे करूंगी? फिर लू कहती है मैं वास्तव में चोंगम्यान को तुम्हें माफ करने के लिए नहीं कह सकती, वो मेरी बात नहीं सुनेगा, लेकिन चोंगम्यान को ये समझाना कि वो तुम्हें माफ कर दे हमारे पास यही एकमात्र तरीका नहीं है, हमारे पास और भी तरीके हैं। उसकी ये बात सुन याओ हैरानी से कहती है क्या और कोई तरीका? और फिर लू कहती है हाँ तुमको इस दुनिया से गायब होना होगा। उसकी ये बात सुन याओ चौंक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है क्या मुझे इस दुनिया से गायब होना होगा? क्या तुम मुझे मार डालने वाली हो? तब लू कहती है नहीं याओ तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी और न ही मैं किसी और को मारूंगी। मेरा तो ये मतलब था कि मैं चोंगम्यान की दुनिया से तुमको गायब कर दूंगी और जब चोंगम्यान तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा तो तुम इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊंगी। और फिर वो मन में कहने लगती है मैं तुम्हें सचमुच मार डालूंगी, लेकिन अभी नहीं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। फिर योयो हैरानी से कहती है क्या तुम्हारा ये मतलब है कि मुझे ये शहर छोड़कर जाना होगा? फिर लू कहती है नहीं सिर्फ शहर छोड़ना काफी नहीं होगा, चोंगम्यान तुम्हें पूरे देश में ढूंढ सकता है, इसीलिए मैं तुमको विदेश भेजूंगी ताकि चोंगम्यान तुम्हें ना ढूंढ पाए। की बातें सुन याओ खुश होती हुई कहती है क्या सच में? तब लू कहती है हाँ और इसी के साथ मैं तुमको पैसे भी दूंगी ताकि तुम विदेश में अपना जीवन अच्छी तरह से जी सको, और यही वो एकमात्र तरीका है जिससे तुम ये सबसे बाहर निकल सकती हो। योयो कहती है इसी तरह की जिंदगी में हमेशा से चाहती थी। तभी वो अलर्ट होती हुई कहती है लेकिन रुको, आखिरकार तुम मुझ पर इतनी दया क्यों दिखा रही हो? मैं इसे नहीं मान सकती कि तुम्हारे पास विवेक है। फिर लू कहती है नहीं मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास विवेक है या नहीं, लेकिन मैं तुमको ये बता दूं कि मैं ये सब खत्म करना चाहती हूँ। फिर योयो कहती है क्या तुम्हें
तुम्हें इस बात का डर है कि मैं ये सबको बता दूंगी कि ये सब के पीछे तुम हो। अगर तुम निश्चित रूप से इससे डरती हो तो तुम जल्दी से ये सब काम कर दो। फिर लू कहती है मुझे इससे पहले इस बात की चिंता नहीं थी क्योंकि चांगवन ने अपनी याददाश्त खो दी थी, लेकिन अब वो और भी बहुत कुछ जानने लगा है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्द कुछ करना होगा। और ये सब के अलावा तुम्हारा और कोई सवाल है क्या? फिर यायो कहती है लेकिन अभी भी मुझे अजीब लग रहा है। और वहीं लू मन में कहने लगती है अगर वो मुझे मना करती है तो मुझे ये जोखिम उठाना ही होगा और उसे आज के आज गायब करना होगा। यायो कहती है जो भी हो, लेकिन वास्तव में मैं इस जीवन से उब चुकी हूँ और मैं तुम्हारे इस प्लान से सहमत हूँ। और अब जबकि तुम मुझे विदेश भेज रही हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इस बारे में किसी से नहीं कहूंगी कि ये सब के पीछे तुम थी। फिर लू कहती है ये हुई ना बात, तो ये हम दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छा होगा और अब मैं निश्चित हो सकती हूँ और अब तुम विदेश जाकर अपने सपनों का जीवन जी सकती हो। और लू वहाँ से जाते हुए यायो से कह रही होती है तो फिर ठीक है, ये डील रही, तुम अपना सामान पैक कर लो, कल सुबह मैं तुमको हवाई अड्डे पर ले जाऊंगी। अब यायो कहती है हाँ ठीक है, जितना जल्दी हो उतना अच्छा। और अब मैं तुम्हारा इंतजार करने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ और अब आखिरकार मुझे इस भयानक जीवन से छुटकारा मिल ही जाएगा। और वहीं लू जाते हुए कह रही होती है यायो तुम निश्चित रहो क्योंकि तुम सो जाओगी और विदेश में कभी उठ नहीं पाऊंगी। फिर वो मन में कहने लगती है जब तुम आखिरकार मर जाऊंगी, जब मैं अच्छी तरह से निश्चित हो जाऊंगी। और वहीं दूसरी तरफ यायो घबराते हुए मन में कह रही होती है लू मुझे मार डालेंगी, जिस तरह उसने मुझे देखा उसे साफ साफ पता चलता है कि वो मुझे मारने वाली है। अगर मैं उसे मना करती तो वो आज रात ही मुझे मार डालती। वो मुझे विदेश नहीं भेजेंगी और अगर वो मुझे विदेश भेज भी दे तो मैं वहाँ जाकर मर जाऊंगी। मुझे पता है कि ये सब ऐसे ही होने वाला है। फिर वो बहुत ज्यादा कांपते हुए कहती है आखिरकार अब मैं क्या करूँ, कौन है जो मेरी मदद कर सकता है? मैं अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहती। और तभी वहाँ चांगम्यान आते हुए कहता है यायो तुम पूरी तरह बेवकूफ नहीं हो। और यायो आवाज सुन पीछे घूमते हुए कहती है चांगम्यान। फिर चांगम्यान कहता है तुम जिंदा रह सकती हो, अगर तुम मेरे लिए काम करती हो तो मैं तुमको जिंदा रखूंगा, इसी के साथ तुम एक नॉर्मल जिंदगी जी सकती हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, चांगम्यान का विला दिखाया जाता है जहाँ वानबई सोचती हुए कह रही होती है मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस फोटो के पीछे यायो का भी हाथ होगा। और ऐसा लगता है कि यायो और लू इन दोनों के बारे में जितना मैंने सोचा था ये दोनों उससे पहले से एक साथ है। और अगर चांगम्यान यायो को फोटो की खुलासा करने को मना लेता है तो ये बहुत ही बढ़िया बात होगी, लेकिन यायो के मन में मेरे प्रति बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, तो क्या वो फोटो का खुलासा करेंगी? और तभी वानबई का फोन रिंग होने लगता है और फिर वो फोन उठाती है और फोन देखते हुए कहती है यांगफेंग वो मुझे कॉल क्यों कर रहा है, जरूर उसने समाचार देख लिया होगा। अगर यांगफेंग ने वो समाचार देख लिया है तो मैं उसे ये सब में शामिल नहीं कर सकती। फिर वो कॉल उठाती है और कहती है हेलो यांगफेंग। फिर सामने से यांगफेंग कहता है वानबई क्या तुम ठीक हो? वानबई कहती है हाँ यांगफेंग मैं ठीक हूँ और अभी अभी मैंने डिनर किया है। फिर यांगफेंग कहता है वानबई मैंने न्यूज में खबर देखी, क्या तुम सच में ठीक हो? अब वानबई कहती है यांगफेंग वो फेक न्यूज है, तुम उसे इग्नोर करो, कुछ समय के लिए इस बारे में कुछ भी बात मत करना। फिर यांगफेंग कहता है वानबई तुम ये सब से कैसे निपटोंगी और आखिरकार तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? फोटो में मैं भी हूँ तो मैं सबको सच्चाई बता सकता हूँ। तब वानबई कहती है यांगफेंग कोई बात नहीं। फिर यांगफेंग कहता है वानबई मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता, अगर तुम इसे इसी तरह जाने दोगी और इसे स्पष्ट नहीं करोगी तो हर कोई यही समझेगा कि ये न्यूज असली है, इसीलिए मुझे आगे आकर ये खबर को झूठा साबित करना ही होगा। और यांगफेंग की बातें सुन वानबई उससे कहती है यांगफेंग पब्लिक तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगी या नहीं करेंगी इस बात को हम एक तरफ रखते हैं और अभी सबका ध्यान मुझ पर है, और अगर तुम आगे आकर सच बोलोगे तो सबका ध्यान तुम पर चले जाएगा और फिर सब लोग तुम्हारे बारे में आपस में बातें करने लगेंगे, इससे तुम्हारी रेपुटेशन को भी नुकसान होगा। फिर यांगफेंग कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वानबई कहती है तो फिर तुम्हारी वाइफ के बारे में क्या, और अगर वो भी सब में शामिल हो जाती है तो क्या तब भी तुम अपने परिवार के बारे में परवाह नहीं करोगे? इस पर यांगफेंग अपनी वाइफ को देखते हुए कहता है वो। फिर वानबई कहती है यांगफेंग अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारी वाइफ भी है और अब तुमको उसकी रक्षा करनी चाहिए और इसीलिए तुम अपने
परिवार के खातिर प्लीज इसमें शामिल मत हो। और फिर यांग फिंग कहता है तुम क्या करने वाली हो और मैं तुम्हें अकेला ये सब नहीं संभालने दे सकता। तब वन बई कहती है मैं अकेली बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे साथ चांगमियान है और चाहे आगे कुछ भी हो हम दोनों मिलकर इससे निपट लेंगे। की बातें सुन यांग फिंग हैरानी से कहता है क्या चांगमियान, और फिर वो मन में कहने लगता है सच में वान बई अब अकेली बिल्कुल नहीं है, अब उसके साथ चांगमियान है उसके साथ खड़े रहने के लिए और अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। और फिर वान बई कहती है ठीक है यांग फिंग तुम अपनी वाइफ के साथ एक खुशहाल जीवन जियो और मेरे बारे में चिंता मत करो। और वैसे यांग फिंग जल्दी करो और एक बेबी को जन्म दो, मैंने तुम्हारी शादी को मिस कर दिया लेकिन बेबी के 1 महीने की पार्टी को मैं मिस नहीं करना चाहती। कि ये बात सुन यांग फिंग ब्लश करते हुए कहता है हाँ मैं कोशिश करूंगा। वन बई कहती है ठीक है यांग फिंग तो मुझे गुड न्यूज का इंतजार रहेगा और बाय यांग फिंग। फिर यांग फिंग कहता है बाय वान बई और फिर फोन कट हो जाता है और यांग फिंग कहता है वान बई मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया क्या उसकी भरपाई करने का मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। और फिर तभी उसकी वाइफ उसकी ओर आती हुई कहती है यांग फिंग खाना तैयार है चलो खाना खाते हैं। और यांग फिंग उसे देख ब्लश करने लगता है और उससे कहता है तुम्हारा शुक्रिया इतनी मेहनत करने के लिए। और फिर वो दोनों ही टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ यांग फिंग की वाइफ उससे कहती है यांग फिंग तुम इस डिश को ट्राई करो और बताओ क्या ये अच्छा बना है। अब यांग फिंग उससे कहता है तुम्हारे हाथ से बनी हर डिश बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। और फिर यांग फिंग उस डिश को ट्राई करता है और बहुत ही ज्यादा खुश होती हुए कहता है वाओ ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। कि ये बात सुन वो उससे कहती है क्या तुम्हें ये पसंद आया, और तुम और चाहते होंगे तो और भी है और अगर तुम चाहोगे तो मैं और बना दूंगी। और फिर यांग फिंग वो डिश को तेजी से खाने लगता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए। और वहीं उसकी वाइफ उसे देख मन में कह रही होती है मैं जानती हूँ यांग फिंग कि तुमने उस लड़की को अपने मन से पूरी तरह से नहीं छोड़ा है क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि तुम अभी भी खुद को दोषी मानते हो। और यांग फिंग की वाइफ मन में कह रही होती है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कारण है, मैं तुम्हारा जाने का इंतजार नहीं करूंगी और मैं एकमात्र लड़की रहूंगी जिसकी तुमको परवाह रहेगी। और वहीं दूसरी तरफ वान बई कह रही होती है आखिरकार मैंने यांग फिंग को ये सब में ना शामिल होने के लिए मना ही लिया और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अतीत में जो कुछ भी हुआ यांग फिंग उस बातों को भूल जाएगा और अपनी वाइफ के साथ एक खुशहाल जीवन जिएगा। और तभी वहाँ चांगवान आते हुए कहता है वान बई और वान बई उसकी तरफ देख हैरानी से कहती है चांगवान तुम वापस आ गए। और फिर वो खड़ी होते हुए कहती है क्या हुआ चांगवान ये सब के पीछे कौन है। अब चांगवान कहता है हाँ और जैसे कि मुझे उम्मीद थी लू ने उससे जाकर बात की। वान बई तुम गेस करो कि ये सब के पीछे कौन होंगी। तब वान बई हैरानी से कहती है क्या वो युंगजेंग है। तब चांगवान कहता है नहीं वो नहीं है और वो इतने सालों से गायब है और मुझे तो ये लगता है कि लू भी उसे नहीं ढूंढ सकती और इसके पीछे याओ याओ है। उसकी बातें सुन वान बई चौंक जाती है और चलाते हुए कहती है क्या याओ याओ, और क्या उसने भी वो सब देख लिया। तब चांगवान कहता है ना केवल उसने देखा बल्कि तुम लोगों की फोटो भी खींची। फिर वान बई कहती है क्या ये सब के पीछे वो थी, तो अब इसका सोल्यूशन निकालना और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा और अब मुझे नहीं लगता कि सच बताने में वो हमारी मदद करेंगी। फिर चांगवान उसके चेहरे को छूते हुए कहता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच बताने का वादा किया है। कि ये बात सुन वान बई हैरान होती हुए कहती है क्या तुमने उसे ऐसा करने के लिए कैसे मनाया, और इसके अलावा वो मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है, तो फिर वो तैयार कैसे हो गई। फिर चांगवान कहता है वास्तव में उसके मन से तुम्हारे लिए नफरत मिटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तब उसे इस बात पर राजी होना पड़ा जब उसकी खुद की जान खतरे में आ गई। कि ये बात सुन वान बई चौंकती हुए कहती है क्या तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुमने उसे धमकाया। तब चांगवान कहता है जब मैं उससे मिलने के लिए जा रहा था तो मैंने इस बारे में सोचा था लेकिन मुझे ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला और कोई और है जिसने उसे धमकाया है। फिर वान बई कहती है तो क्या वो लू है जिसने उसको धमकाया। फिर चांगवान कहता है हाँ तुमने सही कहा और लू ने उसे कहा कि वो देश छोड़कर चली जाए ताकि वो मुझसे बच सके, लेकिन बाद में उसको रियलाइज हुआ कि लू उसे मारने वाली है, तो इसी डर में जब मैं उसके सामने आया तो उसने मुझे अपना रक्षक माना और मुझे कहा कि जब तक मैं उसकी जान बचाऊंगा तब तक वो मेरे लिए काम करेंगी। फिर वान बई कहती है सच में लू बहुत ही ज्यादा चालाक है, वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी की भी हत्या कर सकती है। फिर चांगवान कहता है लेकिन अब वो और ज्यादा चालाकियां नहीं दिखा पाएंगी क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन उसका आखिरी दिन होगा, अब उसके साथ ये सब बात खत्म करने का समय आ चुका है। और फिर वान बई उससे कहती है चांगवान तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया,
किया। चंगवन कहता है तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये सब तुम्हारी सुरक्षा के खातिर किया। और चंगमियान वानबई से कह रहा होता है यान अब तुम कभी भी ब्रेकअप की बातें मत करना, ठीक है। फिर यान कहती है हालांकि जो मैंने कहा था उसका वो मतलब बिल्कुल नहीं था। तब फूजिन चेन कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या मतलब था, लेकिन मैं वो शब्द नहीं सुन सकता। फिर वानबई कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं कहूंगी। और फिर चोंगवन वानबई को गले लगाते हुए कहता है बहुत ही बढ़िया वानबई, फ्यूचर में जो कुछ भी होगा हमको मिलकर उसका सामना करना होगा। तब वानबई कहती है हाँ ठीक है। और तभी डूडू कहता है डैडी मॉम। उसकी आवाज सुन वो दोनों चौंकते हुए उस साइड देखने लगते हैं। और वानबई कहती है डूडू तुम जाग गए। और फिर डूडू गुस्सा होते हुए कहता है डैड मॉम क्या आप अपने बेटे को भूल गए, मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर ये सब का सामना करूंगा। फिर वानबई डूडू से कहती है मॉम अपने प्यारे बेटे को कैसे भूल सकती है, और मॉम डैड तभी बहादुर हो सकते हैं जब डूडू हमारे साथ होगा। और फिर चोंगवन कहता है हाँ वो सही कह रही है, हम हमारे बेटे के बिना नहीं रह सकते, हम तीनों मिलकर कॉन्फ्रेंस में एक साथ जाएंगे और आज से हम हर एक चीज का एक साथ सामना करेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता में दो लेडी दिखाई जाती है जो कि आपस में बात करते हुए कह रही होती है ड्रिंक करना धोखा देना आजकल की लड़कियां सच में बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है। वो लड़की एक अमीर व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आई, लेकिन उस लड़की के लिए ये काफी नहीं था। और युंगजेंग वहाँ से गुजर रहा होता है और वो दोनों आंटी उसे देख हैरानी से कहती है युंगजेंग तुम वापस आ गए। फिर दूसरी लेडी युंगजेंग से कहती है तुमने खाना नहीं खाया होगा तो तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर तुमको खिलाऊंगी। और फिर पहली लेडी कहती है तो फिर मैं खाना पकाने में तुम्हारी मदद करूंगी, और वैसे तुम तो जानते हो कि मैं खाना बनाने में अच्छी हूँ और तुमको वो डिश जरूर पसंद आएंगी। फिर युंगजेंग कहता है नहीं आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। और फिर वो लेडी कहने लगती है चाहे हम उसके साथ कितना भी अच्छा बर्ताव क्यों ना कर ले, लेकिन वो हमेशा हमसे इतना अलग क्यों रहता है। फिर दूसरी लेडी कहती है वो हमारे साथ ही सिर्फ ऐसा बर्ताव नहीं करता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके आसपास भी ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसके वो करीब हो। दूसरी लेडी कहती है चिंता मत करो, पुरुषों को महिलाएं पसंद आती है जो उनकी देखभाल करे और देर या सबेर वो मान ही जाएगा। फिर दूसरी लेडी कहती है बेशक हमारी उम्र की महिलाएं जानती है कि पुरुषों की कैसी देखभाल की जाती है। और फिर वो दोनों ही वापस बेंच पर बैठ जाते हैं और कहते हैं ठीक है तो वापस उस टॉपिक पर आते हैं, तो उस वैश्य का नाम क्या है। मुझे नहीं लगता कि खबर में उसका नाम दिया गया होगा, रुको मैं देखती हूँ। ओ इसमें उसका नाम दिया गया है, इसमें उसका नाम वानबई है। उनकी बात सुनते ही युंगजेंग रुक जाता है और हैरानी से कहता है क्या। फिर वो लेडी कहती है क्या वानबई ये नाम कैसा साउंड कर रहा है, और देखो मेरा नाम क्यूलिन है और लोग मेरा नाम सुनकर ये कह सकते हैं कि मैं कितनी अच्छी वाइफ हूँ। और फिर युंगजेंग उनके पास आकर चिल्लाते हुए उनसे कहता है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। और वो लेडी युंगजेंग से कह रही होती है हम उस घटिया लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, और वैसे क्या तुम मेरा नाम जानते हो, मेरा नाम। और तभी युंगजेंग उनकी बात करते हुए कहता है मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने फोन पर क्या न्यूज देखी। और फिर दूसरी लेडी युंगजेंग को फोन देते हुए कहती है ये रही वो न्यूज, ये लो देखो। और फिर युंगजेंग वो खबर देखता है और कांपते हुए मन में कहने लगता है ये फोटो, आखिरकार ये फोटो किसने रिलीज की, कौन कर सकता है ये। और फिर वो लेडी कहती है क्या तुम ऑनलाइन न्यूज नहीं देखते, आजकल ये लड़की न्यूज ऐप पर छाई हुई है, ये न्यूज देखने के बाद सभी लोग इस लड़की की आलोचना कर रहे हैं, इस लड़की को ऐसी वैश्यपंती नहीं करना चाहिए, हालांकि वो सुंदर है। फिर वो पहली लेडी कहती है युंगजेंग तुम लड़कियों से सावधान रहना, और हो सकता है कि इस लड़की की तरह वो भी दुष्ट निकले और तुम्हारे साथ विश्वासघात करे, भले ही वो कितनी ही मासूम क्यों ना दिखे, ठीक है। फिर युंगजेंग गुस्से में वो फोन नीचे फेंक कर तोड़ देता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग उसके बारे में इस तरह बातें नहीं कर सकते। वो दोनों लेडी ही चौंक जाती है और एक लेडी कहती है ओ मेरा फोन। और फिर दूसरी लेडी कहती है युंगजेंग तुम्हें क्या हो गया है। अब युंगजेंग गुस्से में कहता है पक्का ये फर्जी न्यूज है। और फिर वो लेडी गुस्से में कहती है आखिरकार तुम मेरा फोन कैसे तोड़ सकते हो और अब तुमको इसकी भरपाई करनी होगी। दूसरी लेडी कहती है युंगजेंग भले ही ये फेक न्यूज हो लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पहली लेडी कहती है तुम्हें मुझे 20,000 युआन देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। फिर युंगजेंग उस लेडी को कार्ड दिखाते हुए कहता है इस कार्ड में 1 लाख युआन है, तुम इससे नया फोन खरीद सकती हो, लेकिन वानबई के बारे में कोई भी अफवाह मत फैलाना। उसकी बातें सुन वो लेडी के मुंह से लार टपकने लगती है और कहती है क्या 1 लाख युआन, हाँ ठीक है मैं उस लड़की के बारे में कोई भी बुरी बात नहीं कहूंगी। और फिर युंगजेंग वहाँ से निकल जाता है और दूसरी लेडी पहली लेडी से कहती है क्या उसने तुम्हें 1 लाख युआन दिए। फिर वो उससे कहती है युंगजेंग मेरे
मेरे पास भी एक फोन है, प्लीज तुम इसे भी तोड़ दो। और वहीं यूंगजिंग भी ना रुके जा रहा होता है और मन में कहता है ये सब मेरी ही गलती है और मैंने सोचा कि मैं छुप सकता हूँ, ऐसा दिखावा कर सकता हूँ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और मेरे ही वजह से वानबाई साइबर बुलिंग की शिकार हो गई और उसे ये सबसे बहुत ही ज्यादा चोट पहुंची होंगी। कुछ दिन पहले वानबाई ने मुझे एक मैसेज भेजा था जिसमें उसने मेरी खुशी की कामना की थी और उसने मुझसे कहा था कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। और जो मैंने उसके साथ किया तो मैं ये सब के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। अब वानबाई मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि मैं ये बात जानता हूँ कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ लेकिन जो तुम्हें चोट पहुंची है मैं उसकी भरपाई नहीं कर सकता और ये सब के पीछे जरूर लू का ही हाथ होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता में ये तियान दिखाया जाता है जहाँ वो कॉल पर बात कर रहा होता है और कोई सामने से उससे कहता है ये तियान तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है और चोंगवन की कार एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है लेकिन फिर भी मैंने जानकारी निकालने के लिए बड़ी मेहनत की है। फिर ये तियान उससे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और वो व्यक्ति ये तियान से कह रहा होता है ये तियान क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि तुम चोंगवन की उस कार एक्सीडेंट की बात की हेल्थ के बारे में क्यों जानना चाहते हो। तब ये तियान उससे कहता है चोंगवन ने उस कार एक्सीडेंट के बाद अपनी याददाश्त खो दी और इसीलिए मुझे इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं इसकी रिसर्च कर रहा हूँ। और फिर वो व्यक्ति कहता है अगर आप इस पर सीक्रेटली रिसर्च करना चाहते हैं तो ठीक है लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि ये बात किसी और को पता ना चले क्योंकि अगर चोंगवन को इस बारे में पता चल गया कि हम उसकी जांच कर रहे हैं तो वो हमको बर्बाद कर देगा। फिर ये तियान कहता है ठीक है तुम चिंता मत करो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और यहाँ पर सभी फाइल पहुंच चुकी है और फिर फोन कट हो जाता है और ये तियान उन पेपर को देखते हुए कहने लगता है मुझे ये सभी फाइल अच्छी तरह से देखनी होंगी जिससे मैं चोंगवन की मेमोरी इशू के बारे में पता लगा सकूं। और फिर सीन शिफ्ट होते में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर यो अपना बैग लेकर खड़ी हुई होती है और वहीं उससे दूर खड़ा एक व्यक्ति ईयरबड्स की मदद से उससे कह रहा होता है इस यायो मिस्टर चोंगमियान ने सब कुछ संभाल लिया है अब आप सेफ है और अब आपको कोई भी गलती नहीं करनी है जिससे लू को आप पर कोई शक हो, समझ गए आप। अब लू कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई। फिर वो व्यक्ति कहता है ठीक है उनकी कार आ रही है और अब मुझे जाना होगा। और फिर लू के सामने कार आकर रुकती है और फिर लू कार से बाहर आती है और उससे कहती है यायो तुम बहुत ही ज्यादा बेचैन हो और तुम हमारे यहाँ पर बहुत ही देर से इंतजार कर रही होंगी है ना। फिर यायो कहती है हाँ बिल्कुल और मैं इस जीवन से बहुत आनंद ले चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। और फिर वो उस व्यक्ति से कहती है चलो जल्दी करो मेरा सामान कार तक ले चलो। फिर वो व्यक्ति सामान ले जाने लगता है और वहीं लू से कहती है क्योंकि तुम जल्दबाजी कर रही हो तो मैं सब जल्दी कर तुम्हें दूसरी दुनिया में भेजने में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर यायो कहती है गो टू हेल एक बिल्कुल भी शुभ शब्द नहीं है। फिर वो व्यक्ति यायो के पास आकर उसे मारता है जिससे यायो बेहोश हो जाती है और वहीं लू कह रही होती है हाँ तुमने सही कहा लेकिन सच तो बात यह है कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। चलो जल्दी करो इसे इस कार में डालो और यहाँ से निकल जाओ। उसके इस शहर से बाहर निकल जाने के बाद उसे मारना याद रखना और ध्यान से कोई भी सबूत छूटे ना। फिर वो व्यक्ति यायो को कार के डिक्की में डाल देता है और कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। और फिर वो कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और वहीं खड़ी लू कह रही होती है और अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और भले ही चोंगवन ने ये पता लगा लिया था कि यायो भी ये सब में शामिल है लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। और अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वानबाई के बारे में सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ चोंगमियान और कुछ ही देर में ये सब मामले की एकमात्र गवाह भी इस दुनिया से गायब हो जाएंगी। और अब मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि चोंगमियान अब तुम क्या करते हो। और फिर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि किसी से कह रहा होता है कार चल पड़ी है और हम इस कार को रोकने के लिए तैयार है और लू को मैसेज भेजने से पहले इसे पूरा करना होगा। तब सामने से कोई कहता है हाँ मैं समझ गया और हमें ये तियान दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है आखिरकार मैंने सभी फाइल्स देख ली और चोंगवन की मेमोरी से रिलेटेड सभी उसके दिमाग के पार्ट सभी ठीक है और स्वस्थ है और चोंगवन की जांच में डॉक्टर से कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसके दिमाग पर कोई भी शारीरिक चोट नहीं लगी है। हालांकि फिर भी उसने अपनी याददाश्त खो दी है और इतने सालों में उसकी याददाश्त में कोई सुधार नहीं हुआ। तो फिर सिर्फ एकमात्र संभावना है कि ये सब मानसिक तनाव की वजह से हुआ है और ये सब मेरे अनुमान को सिद्ध कर रहा है। और मानसिक समस्या में दो स्थिति हो सकती है। पहली ऐसी कोई बातें जिससे पेशेंट को दुख होता हो और वो बातें बार बार उसके सामने आती हो और फिर वो उस दुखद बात को भूलने की कोशिश करता है जिस कारण उसकी मेमोरी लॉस हो सकती है। लेकिन मैं जितनी भी बार चोंगवन से मिला हूँ तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी पास्ट की बातें याद करते हुए
हुए परेशान हो रहा हो तो फिर जरूर दूसरा कारण होगा, किसी ने चांगवन को हिप्नोटाइज कर उसकी याददाश्त को मिटा दिया होगा। चांगवन किसी की साजिश का शिकार हो गया है और तभी ये तियान का फोन रिंग होने लगता है और फिर ये तियान कॉल उठाता है और कहता है क्या हुआ। तब सामने से कोई कहता है आखिरकार तुमने मेरे कॉल का जवाब दे ही दिया और मैंने तुमको लगभग 10 बार कॉल किया लेकिन तुमने नहीं उठाया। और क्या तुमने पूरे दिन चांगवन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए। अब ये तियान कहता है नहीं, एक दिन से भी ज्यादा। फिर सामने से कोई कहता है क्या सचमुच, क्या तुमने पूरा दिन ये सब में बिता दिया और आखिरकार तुम इतना क्यों ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम उसकी याददाश्त वापस लाने में उसकी मदद करना चाहते हो है ना। पर ये तियान कुछ नहीं कहता और फिर सामने से वही पर्सन कहता है ईमानदारी से कहूँ तो सैकड़ों डॉक्टर ने चांगवन का इलाज कर छोड़ दिया और अगर तुम इसे बताते हो तो तुम्हें एक प्रसिद्ध डॉक्टर होना चाहिए हमारे फेवर में कोई बात। अब ये तियान कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाला पर्सन कहता है क्या तुम्हें इतने समय में भी कुछ भी नहीं मिला। ये कितने ज्यादा अफसोस की बात है कि हम दोनों ने ही अपना भाग्य बनाने का मौका खो दिया। और फिर ये तियान कहता है तुम मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा ऊंचा सोचते हो और उनके डॉक्टर उसके साथ कुछ नहीं कर सकते तो फिर मैं कारण का अंदाजा कैसे लगा सकता हूँ। वैसे आखिरकार तुमने मुझे कॉल क्यों किया था। वो पर्सन कहता है ये बात चांगवन से रिलेटेड है। ने वानबेई से रिलेटेड सारी अफवाहों को दूर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कल, तो तुम्हारा मेरे साथ वहाँ चलने के बारे में क्या ख्याल है। ये तियान कहता है शायद मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो मुझे समय नहीं मिलेगा। फिर वो पर्सन कहता है अगर तुम्हें आना होगा तो तुम मुझे कॉल करना। और फिर फोन कट हो जाता है और ये तियान कहने लगता है वानबेई इतनी सारी खबरों से घिरी होने के बावजूद चांगवन उसे छोड़ने के बजाय अभी भी उसके साथ खड़ा हुआ है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि चांगवन सच में वानबेई से प्यार करता है। तो क्या मुझे सच में उन दोनों को एक साथ लाने में उनकी मदद करनी चाहिए। और अगर चांगवन की मेमोरी लॉस का कारण हिप्नोटाइज है तो मैं उसे नॉर्मल कर सकता हूँ। और ये तियान कह रहा होता है लेकिन बात ये है कि एक बार चांगवन की याददाश्त वापस आ गई तो मैं वानबेई को हमेशा के लिए खो दूंगा और अगर मैं उसका इलाज करने से इनकार करता हूँ तो ये मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ होगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट तुरंत चांगवन को देखते हैं और फिर वहाँ पर बटलर आकर चांगवन से कहता है मास्टर इससे पहले कि हमको देर हो जाए उससे पहले हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकलना चाहिए। तब चांगवन कहता है हाँ ठीक है। और वानबेई और डूडू कहाँ है और क्या वो दोनों तैयार हो गए। तभी वहाँ वानबेई आती हुई कहती है हाँ लेकिन चांगवन जो तुमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट की है वो मुझे ठीक नहीं लग रही। फिर चांगवन कहता है क्या लेकिन मुझे कहना होगा कि तुम इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। उसकी बातें सुन वानबेई ब्लश करने लगती है और फिर सर हिलाते हुए कहती है ये बात नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक फॉर्मल सम्मेलन ज्यादा बेहतर हो सकता है क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही ज्यादा गंभीर है। फिर चांगवन कहता है मैं इस कॉन्फ्रेंस को एक फॉर्मल कॉन्फ्रेंस की तरह देख रहा हूँ और इसी के साथ इस कॉन्फ्रेंस को मैं एक अवसर के रूप में भी देख रहा हूँ जिसमें मैं अपनी वाइफ और अपने बेटे को सबके सामने पेश करूंगा। की बातें सुन वानबेई थोड़ा चौंकती है और तभी चांगवन उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि हर किसी को पता चल जाए कि मेरी वाइफ कितनी ज्यादा खूबसूरत है। कि ये बात सुन वानबेई ब्लश करने लगती है और मुंह फेरते हुए कहती है कौन कौन है तुम्हारी वाइफ और वैसे अभी तक हमने शादी नहीं की है तो कहानी बनाना बंद करो। फिर चांगवन वानबेई के क्लोज जाकर धीरे से उससे कहता है तो फिर कॉन्फ्रेंस के बाद शादी करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। फिर वानबेई उसे दूर करते हुए कहती है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे और अभी हमारे लिए बेहतर होगा कि हम जल्द से जल्द निकल जाए नहीं तो हम कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो जाएंगे। और फिर वो मन में कहने लगती है क्या वो मुझे प्रपोज कर रहा है। वहीं चांगवन डूडू के पास जाकर उससे कहता है डूडू तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मॉमी से एक्सेप्ट करेंगी या नहीं। अब डूडू कहता है डैड आपकी तरह कोई भी लवर अपनी प्रेमिका को इस तरह प्रपोज नहीं करेगा। अब चांगवन कहता है क्या ऐसा क्या लेकिन मैं इस मामले में सीरियस हूँ। डूडू कहता है डैड आप ये बात नहीं जानते कि एक रोमांटिक माहौल कैसे बनाया जाता है। ठीक है कोई बात नहीं लेकिन जब तक हम वापस नहीं आ जाते मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। फिर चांगवन हैरानी से कहता है डूडू तुम ये सब के बारे में कैसे जानते हो। तब डूडू ब्लश करते हुए कहता है क्योंकि मैंने अपने दोस्तों के साथ कई प्रकार के गेम्स खेले हैं और मैं उन गेम्स में कई बार तलाक ले चुका हूँ और इसी के साथ कई लड़कियों को मैंने प्रपोज भी किया है तो मुझे ये सब का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसकी बातें सुन चांगवन हैरानी से कहता है क्या तुमको जो गेम खेलकर एक्सपीरियंस मिला क्या वो मुझ पर काम करेगा। और फिर सीन शिफ्ट चित्र में लू का विला दिखाया जाता है जहाँ लू किसी से कह रही होती है आखिरकार तुमने मुझे इतने
लंबे समय बाद कॉल क्यों किया, क्या हुआ? और सामने से वो व्यक्ति लू से कहता है, कुछ नहीं हुआ मिस लू, बस हमारे गार्ड्स उसे मारने के लिए आगे बढ़े। फिर लू कहती है, तो क्या काम पूरा हो गया? वो व्यक्ति कहता है, हाँ, आपको कुछ ही देर में उसकी फोटो मिल जाएंगी। फिर लू के फोन पर याओ की फोटो आती है और उसे देख लू कहती है, बहुत ही बढ़िया, जल्दी करो और विदेश भाग जाओ और अब मुझसे कोई भी कांटेक्ट मत करना और किसी को भी तुम खुद को ढूंढने मत देना। वो व्यक्ति कहता है, हाँ ठीक है मिस लू, मैं समझ गया। और फिर फोन कट हो जाता है और लू खड़ी होती हुई कहती है, अब जब चांगवन का ढूंढा गया एकमात्र गवाह भी मारा जा चुका है, तो अब उसे वानबई का बचाव करने के लिए कोई दूसरा गवाह नहीं मिलेगा। तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो व्यक्ति जिसने अभी अभी लू को कॉल किया था और वो कांपते हुए कहता है, ने वो सब कुछ किया जो तुमने मुझसे करने को कहा था, तो अब क्या मैं जा सकता हूँ? और वहीं बाजू में एक व्यक्ति ने उसके सर पर गन तानी हुई होती है और कहता है, बहुत ही बढ़िया, मैं तुमको यहाँ से जिंदा जाने दे सकता हूँ, लेकिन लू के साथी के रूप में तुम बिल्कुल भी निर्दोष नहीं हो। और फिर वो व्यक्ति रोते हुए कहता है, लू ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। फिर वो व्यक्ति उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहता है, ये सब बातें मिस्टर चांगवन के सामने करना। फिर वो व्यक्ति वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है, उसे कार में बिठाकर ले चलो। वहीं याओ याओ भी होती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? वो व्यक्ति कहता है, मिस याओ याओ, बदलाव के लिए आगे बढ़े और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं। और फिर सीन सिर्फ उत्तर में यांगफेंग का घर दिखाया जाता है, जहाँ यांगफेंग मन में कह रहा होता है, चांगवन की आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू होने ही वाली है। सच में चांगवन को ऐसे सबूत मिल चुके होंगे जिससे स्पष्ट किया जा सके कि वानबई के साथ क्या हुआ था। भी उसकी वाइफ उससे कहती है, यांगफेंग, मेरी बनाई गई हुई फिश कैसी बनी है? फिर यांगफेंग कहता है, बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और इससे पहले मैंने इतनी स्वादिष्ट फिश कभी नहीं खाई। उसकी वाइफ कहती है, ये कितनी अफसोस की बात है यांगफेंग, अगर तुम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में ही सोचते रहोगे तो ऐसा कैसे चलेगा? यांगफेंग कहता है, नहीं हनी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर उसकी वाइफ रुककर उससे कहती है, यांगफेंग, जो तुमने अभी अभी डिश खाई वो रोस्ट पोक है, ना कि कोई फिश। ये बात सुन यांगफेंग हैरान होती हुई कहता है, क्या? और फिर वो उससे कहता है, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। उसकी वाइफ कहती है, यांगफेंग, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम मुझसे ही प्यार करते हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम जल्दी ही अतीत से बाहर आ जाओगे, तो बस अब तुम आगे बढ़ो और अपने अतीत को बाय बाय कर दो, फिर हम दोनों ही साथ में डिनर के लिए वापस आएंगे। फिर यांगफेंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया हनी। उसकी वाइफ कहती है, जाओ और आगे बढ़ो। यांगफेंग कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर यांगफेंग आगे बढ़ते हुए कहता है, हनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये आखिरी बार होगा और एक बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएंगी तो मैं जीवन भर तुम्हारा साथ देने के लिए घर वापस आ जाऊंगा। उसकी वाइफ कहती है, यांगफेंग, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। और हमें वही दो लेडी दिखाई जाती है जो कि फोन में न्यूज देख रही होती है। वो अमीर इंसान जिसका नाम चांगयुआन है, उसने अभी तक वानबई को नहीं छोड़ा है और उन्होंने अपनी करंट सिचुएशन और सारे पॉइंट को क्लियर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। लेकिन आखिरकार उनका ये सब करने का पॉइंट क्या है? और ये न्यूज सुन वो लेडी उस दूसरी लेडी से कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उस वानबई के पास जरूर कुछ होना चाहिए। और फिर वो दोनों ही अलग हो जाएंगे। और फिर वो पहली लेडी कहती है, अब देखने लायक होगा कि वो दोनों परफेक्ट मैच है भी या नहीं। और ये सब उस बीच के लिए। तभी वहाँ एक व्यक्ति आकर उस लेडी के हाथ पे मारता है, जिससे फोन नीचे जाकर टूट जाता है। और वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है, आ मेरा फोन। और फिर वो फोन उठाते हुए कहती है, मैंने इसे आज ही खरीदा था। और फिर वो जाकर उस व्यक्ति की कॉलर पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार तुम कौन हो और तुमने मेरा फोन तोड़ दिया, मुझे इसके पैसे चाहिए और मैं तुम्हें जब तक यहाँ से नहीं जाने दूंगी जब तक तुम मुझे 2 लाख युआन नहीं दे देते। तभी वो व्यक्ति उसका हाथ झटकते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि वानबई के खिलाफ एक भी शब्द मत कहना। ये बात सुन वो लेडी ब्लश करते हुए कहती है, क्या क्या तुम युंगजेंग हो? फिर उसकी बाजू वाली लेडी भी कहती है, क्या युंगजेंग? और आखिरकार तुम इतने हैंडसम कैसे बन सकते हो, तुम तो एक आवारा की तरह रहते थे। और फिर युंगजेंग वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं तुमको ये आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने फिर से वानबई के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और वहीं खड़ी वो लेडी कह रही होती है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि वो युंगजेंग था। ये जानने के बाद भी कि वो इतना अच्छा दिखता है, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह के कपड़े पहनने के बाद और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और
फिर वो दूसरी लेडी कहती है ये पहली बार है जब मुझको इतने हैंडसम व्यक्ति ने धमकी दी है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और वहीं दूसरी तरफ युंगजेंग जाते हुए मन में कह रहा होता है मेरी वजह से वान बाई को जो कुछ भी दिक्कत हुई वो सबको मुझे ठीक करना होगा। और फिर सीन शिफ्ट होते में प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है जहाँ पर ढेर सारे लोग होते हैं और कह रहे होते हैं कोई मुझे ये बता सकता है आखिरकार मिस्टर चांगमियान कहना क्या चाहते हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है पता नहीं कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी कंपनी के शेयर्स बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। वो वान बाई के संबंध तोड़ने के बजाय उसके वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करने यहाँ आ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और कोई कहता है शायद ऐसा हो सकता है कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया हो। फिर कोई दूसरा कहता है एक अमीर परिवार में कोई भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता और मुझे लगता है कि यही मात्र एक कारण है कि मिस्टर चांगवन ने ये सब की व्यवस्था की है। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये सब के बजाय जनता की राय तब तक नहीं बदलेंगी जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता। और तभी वहाँ युंगजेंग आ जाता है और मन में कह रहा होता है ऐसा लगता है कि चांगवन के साथ कोई भी खड़ा नहीं है, अगर उसके पास कोई भी सबूत नहीं होगा तो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबके सामने आना होगा। भले ही मैं सच्चाई को सामने लाने में असमर्थ हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बात जानता हूँ कि कुछ न कुछ लोगों का ध्यान वान बाई से मुझ पे आ जाएगा। इस तरह मैं वान बाई के ऊपर से कुछ दबाव कम कर सकता हूँ। और हमें युंगजिंग दिखाया जाता है जो कि मन में कह रहा होता है किसी भी वक्त यहाँ पर लू आ सकती है। और फिर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि कह रहा होता है शहर की सारी मीडिया यही होने की संभावना है। और फिर लू कहती है बढ़िया है ना। और ये मानते हुए कि चांगवन के पास कोई सबूत नहीं है और वान बाई को इस खबर की रिपोर्ट के बाद हर कोई बीच ही मानेगा। फिर कोई कहता है सभी लोग शांति बनाए रखे, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है। और अब हम स्वागत करते हैं मिस्टर चांगवन का। और चांगवन स्टेज पर आने लगता है और वहीं दूर से लू चांगवन को देख मन में कहने लगती है तो अब चलो शो को शुरू किया जाए। और वहीं चांगवन सभी से कहने लगता है सबसे पहले मैं यहाँ सभी मीडिया का स्वागत करना चाहता हूँ जो कि अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए, आप सभी का शुक्रिया। और मैं ये बात जानता हूँ कि आप किस बात को लेकर इतने ज्यादा परेशान हैं, लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी को दो लोगों से परिचित कराना चाहता हूँ। इसकी बातें सुन वहाँ की मीडिया कहने लगती है कौन है वो, आखिरकार वो करना क्या चाहता है। फिर चांगवन कहता है डूडू वान बाई आ जाओ। फिर वान बाई और डूडू वहाँ आने लगते हैं और वहाँ बैठे रिपोर्टर उनकी फोटो खींचते हुए कहते हैं मिस्टर चांगवन और वो लड़की, मैं ये समझ सकता हूँ कि वान बाई यहाँ पर, लेकिन आखिरकार मिस्टर चांगवन अपने बेटे को यहाँ पर क्यों लाए हैं और आखिरकार यंग मास्टर ने उस लड़की का हाथ कसकर क्यों पकड़ा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने वान बाई को स्वीकार कर लिया है। और वहीं लूमन में कह रही होती है चांगवन का असली मकसद ये है कि वो ये साबित करे कि वान बाई डूडू की माँ है। और वहीं दूसरी तरफ चांगवन कह रहा होता है क्या आप सब में से कोई इस प्यारे लड़के को जानता है? हाँ आप सभी ने सही समझा, ये मेरा बेटा और हु परिवार का उत्तराधिकारी है, हु चेन हाओ, जिसका उपनाम डूडू है। की बातें सुनवा एक रिपोर्टर कहता है मिस्टर हु हम सभी ही उन्हें पहले से ही जानते हैं, आपको दोबारा इनका परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम इस बात के लिए ज्यादा एक्साइटेड है कि आप वान बाई के बारे में क्या कहते हैं। और फिर चांगवन कहता है इतनी भी जल्दी मत करो, वान बाई को जानने से पहले तुमको मेरे बेटे से दोबारा मिलना होगा क्योंकि वान बाई उसकी माँ है। की बातें सुन सभी रिपोर्टर चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या, और मिस्टर हु हाल ही में वान बाई से मिले हैं तो वो डूडू की माँ कैसे हो सकती है। और फिर दूसरा रिपोर्टर कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मिस्टर चांगवन इस बारे में झूठ नहीं बोलेंगे, क्या ऐसा कुछ है जो हम लोग नहीं जानते? फिर चांगवन कहता है ये सब चीजें तब हुई, लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा और मैं आप सभी से बेहतर वान बाई को जानता हूँ और उसका चरित्र मेरे लिए बिल्कुल साफ है। और इसी वजह से मैं आप सभी को ये कह सकता हूँ कि वान बाई के खिलाफ वो सभी न्यूज फेक है। और फिर वो रिपोर्टर कहने लगते हैं मिस्टर चांगवन ने अपने परिवार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया, और तो क्या वो सभी न्यूज फेक थी? तो क्या वो इस बात की अनाउंसमेंट करना चाहते थे या फिर वो वान बाई की रक्षा करना चाहते थे? और एक रिपोर्टर अपना हाथ उठाते हुए कहता है मिस्टर चांगवन मेरे पास एक सवाल है। तब चांगवन कहता है तुम्हारा सवाल सुनने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वान बाई डूडू की माँ है और हमारी परिवार की सदस्य, और वान बाई के खिलाफ कोई भी शब्द यानी कि हु परिवार का अपमान करना, मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग इससे अवगत होंगे। तब वो रिपोर्टर हिचकिचाते हुए कहता है मिस्टर चांगवन मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। फिर चांगवन कहता है कोई समस्या? और वही एक रिपोर्टर पहले वाले रिपोर्टर से कहता है और अब जब मिस्टर चांगवन ने वान बाई के लिए ये सब कहा तो अब उनसे हम प्रश्न कैसे पूछ सकते
लगते हैं। तो वो रिपोर्टर कहता है चुप रहो, उन्हें इस तरह कहकर मत बुलाओ, वो मिसेस हु है। और फिर दूसरा व्यक्ति कहता है सब कुछ तय हो चुका है और अब रिवर्सल न्यूज को कवर करने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी वहाँ कोई आकर कहता है चांगम्यान, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। और वो और कोई नहीं लू होती है। और वहीं रिपोर्टर भी उसकी बातें सुन कहने लगते हैं ये लड़की है कौन। और न केवल उसने आगे बढ़कर सवाल पूछा बल्कि उसने मिस्टर चांगवन का नाम भी लिया। फिर दूसरा रिपोर्टर कहता है लू, ऐसा कहा जाता है कि उसकी मिस्टर चांगवन के साथ सगाई हुई थी। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सारी चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प होते जा रही है। और फिर चांगवन हैरानी से कहता है क्या। और फिर वो मन में कहने लगता है आखिरकार लू सामने आ ही गई। अगर वो चुप रहती और आगे नहीं आती तो मुझे वास्तव में पता चलता ही नहीं कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। और फिर लू कहती है ये मिस वानबई के बारे में है, क्या मुझे अनुमति है कहने की। फिर वानबई कहती है हाँ, जैसे आपकी इच्छा। और फिर वो डूडू के सर पर हाथ घुमाते हुए कहती है डूडू मंच के पीछे जाओ और दूसरों के साथ घूमो, ठीक है। तब डूडू कहता है हाँ ठीक है मॉम, बस आप उस दुष्ट लड़की को हरा दो। और फिर डूडू वहाँ से जाते हुए कहता है मॉम डैड अब मैं जा रहा हूँ। और फिर वानबई लू से कहती है हाँ ठीक है, तुम आगे बढ़ो और कहो कि तुम्हें क्या कहना है। तब लू कहती है मेरा सिर्फ एक सवाल है कि मिस्टर चांगवन ने कहा कि वो सभी न्यूज़ अफवाहें है, तो मेरा ये सवाल है तो क्या वो फोटो भी एडिटेड है। वानबई कहती है नहीं, वो कोई भी फोटो एडिटेड नहीं है, वो रियल फोटो है। और फिर लू पीछे घूमती हुई कहती है अच्छा ये बात है। और फिर वो मन में कहने लगती है उसने इस बात को स्वीकार कर लिया, शायद इसलिए क्योंकि उसको पता था कि इनकार कर कर कोई फायदा नहीं है। और अब ये सवाल पूछने के बाद चांगवन ने जो कुछ भी कहा वो सब व्यर्थ हो जाएगा। और वहीं रिपोर्टर वानबई की बातें सुन हैरानी से कहते क्या वो फोटो रियल है। और वानबई ने इस बात से इनकार भी नहीं किया। और फिर दूसरा रिपोर्टर कहता है ये सवाल पासा पलट सकता है और मिस लू कितनी ज्यादा स्मार्ट है। और फिर तीसरा रिपोर्टर कहता है ये देखते हुए कि वो फोटो रियल थी तो मिस्टर चांगवन क्या कहेंगे। कुछ ही देर पहले उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो सभी चीजें फेक है ना। और लू मन में कह रही होती है वानबई कितनी ज्यादा भोली है, उसे विश्वास है कि चांगम्यान स्पष्टीकरण देकर उसे इस समस्या से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। और जब तक मैं जिंदा हूँ हर कोई वानबई को ठुकराएगा। और वहीं पीछे रियांग फिंग लू को देख मन में कहने लगता है अरे नहीं लू, उसने जनता की राय को बदलने से रोक दिया और इसे और भी बदतर कर दिया और अब मुझे आगे आना ही होगा। और तभी वानबई कहती है सभी लोग शांति बनाए रखे। और उसे ऐसा कहता देख रियांग फिंग हैरानी से उसकी ओर देखता है। और वहीं वानबई कह रही होती है हाँ ये एक अच्छा प्रश्न है लेकिन मैंने अभी तक पूरा उत्तर नहीं दिया है। हाँ ये फोटो रियल है लेकिन जैसे ये दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। कि ये बातें सुन लो उससे कहती है मिस वानबई क्या आप अभी भी सच्चाई को नकारने की कोशिश कर रही हो क्योंकि वो फोटो रियल है, इसका ये मतलब है कि आपका उस व्यक्ति के साथ बहुत ही गहरा संबंध है ना। आखिरकार सब कुछ वैसा क्यों नहीं है जैसा दिख रहा है। और फिर वानबई कहती है मुझे लगता है कि मिस लू को फिल्में देखने की आदत पड़ गई है ना। और मिस लू आपको क्या लगता है कि हर सीन रियल होता है। तब लू कहती है मुझे पता है कि आपके कहने का आशय क्या है लेकिन ये तस्वीर फिल्मों से बिल्कुल अलग है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती बिना फिल्म डायरेक्टर के शूट किए बिना। अब वानबई कहती है हाँ तुमने सही कहा और इसीलिए ये फोटो तुम देख पा रही हो और इसे डायरेक्टर द्वारा बनाया गया है। कि ये सब बातें सुन वहाँ खड़े रिपोर्टर्स कहने लगते हैं क्या वानबई का ये कहने का मतलब है कि उसे किसी ने फंसाया है। और ये सब तो वैसा ही निकला और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मिस्टर चांगम्यान जो कि चौकन्ना रहने के लिए जाने जाते हैं और उसने अपने लिए खड़ा होना चुना, लेकिन ये सिर्फ अभी उसका बयान है, सबूत अभी भी जरूरी है। और फिर लू कहती है तुम्हारा ये मतलब है कि ये फोटो फ्रेम अप है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो हम विश्वास नहीं कर सकते तुम पर। और फिर वानबई कहती है किस प्रकार का सबूत? अब लू कहती है तुमने कहा कि किसी ने तुमको यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, और क्या तुमने ये सब के पीछे जो कोई भी है क्या तुमने उसका पता लगा लिया है? अब वानबई कहती है इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब के पीछे वो पर्सन तुम ही हो जिसे दोष देना चाहिए, है ना? कि ये बातें सुन लू चौंकते हुए कहती है क्या मैं? और फिर वो मन में कहने लगती है नहीं, वानबई ने सीधे मुझे उसे फंसाने का आरोप लगा दिया, क्या उसे कुछ मिल चुका है? और फिर वानबई थोड़ा हंसते हुए कहती है क्या हुआ, क्या मेरे द्वारा तुम पर आरोप लगाए जाने के बाद क्या तुम्हें नुकसान पहुंचा है? और फिर लू कहती है मिस वानबई कानून के हिसाब से आपको सबूतों की बात कहनी चाहिए, अन्यथा आपको मुझे भुगतान करना होगा, भले ही आपको हु परिवार से सपोर्ट ही क्यों ना मिल रहा हो।
फिर वो मन में कहने लगती है, बिल्कुल नहीं वान भाई, जो तुम्हारा एकमात्र सबूत था वो भी मारा जा चुका है। फिर वान भाई कहती है, क्या तुम सबूत चाहती हो तो पीछे घूमो। कि ये बात सुन लू थोड़ा चौंकती है और घूमते हुए मन में कहती है, क्या पीछे घूमूं? और लू पीछे घूम हैरानी से मन में कहती है, याओ याओ, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो मरी नहीं थी? और फिर चोंगवन कहता है, ये वही है जो ये साबित कर सकती है कि वान भाई को फंसाया गया है और उसका नाम याओ याओ है। और वहीं याओ याओ लू से कह रही होती है, लू क्या हुआ, क्या तुमको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी भी जिंदा हूँ? तब लू हिचकिचाते हुए कहती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? और फिर याओ चिल्लाते हुए कहती है, ठीक है तो फिर तुम मुझे सरलता से कहने दो। ये सब के पीछे लू है जिसने मुझे ये तस्वीर लेने का आदेश दिया था और उसने उनको एक जहर भी दिया और मैंने बस उन दोनों की साथ में वो फोटो खींची जब वो दोनों एक दूसरे के करीब थे। ये सुनवा सभी लोग हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते, क्या जहर? और उसने वान भाई को इतनी बुरी तरह से चोट पहुंचाई, सच में लू कितनी ज्यादा खतरनाक है। और फिर लू घबराती हुई कहती है, याओ याओ तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। फिर याओ याओ कांपती हुई कहती है, नहीं तुमने किया, अगर चोंगवन नहीं होता तो मैं अभी मारी जा चुकी होती। कि ये बात सुन लू हैरानी से मन में कहती है, अच्छा तो उसे चोंगमियान ने बचाया। और तभी एक रिपोर्टर लू से पूछता है, मिस लू क्या मुझे आप बता सकती है कि उसने जो कुछ भी कहा क्या वो सच है या नहीं? अब लू से कहती है, मैं ये बात नहीं जानती कि उसने ऐसा बयान क्यों दिया। और याओ याओ मुझे पता है कि तुमने हाल ही में बहुत कुछ सहा है, लेकिन क्या तुमको ये सब कहने के लिए चोंगमियान ने कहा था? ये सुन वही चोंगमियान मन में कहता है, लू। वही रिपोर्टर्स भी आपस में कहने लगते हैं, इसके कहने का मतलब क्या है कि चोंगवन ने याओ याओ को रिश्वत दी है ये सब कहने के लिए? दूसरा रिपोर्टर कहता है, हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि चोंगवन उसे ये सब कहने के लिए धमकी दी हो। और वहीं लू मन में कह रही होती है, याओ याओ भले ही तुम मेरे लिए काम करा करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुनते ही याओ याओ चिल्लाते हुए कहती है, लू मेरी और चोंगवन की निंदा करना बंद करो। लू कहती है, मैं तुम लोगों की बदनामी नहीं कर रही हूँ और बेहतर होगा कि तुम बेबुनियादी बातें मत करो। जहाँ तक मुझे पता है कि याओ याओ के डैड और वान भाई के डैड एक ही व्यक्ति है और ये लोग मिलकर मुझे फंसा रहे हैं और याओ याओ तुमको सबूत देने का कोई अधिकार नहीं है। और तभी युंगजिंग वहाँ आते हुए कहता है, अगर उसे सबूत देने का अधिकार नहीं है तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? और उसे वहाँ देख वो सभी लोग हैरान होते हुए मन में कहते हैं, युंगजिंग। फिर युंगजिंग कहता है, लू तुमने ही मुझे वो दवा दी थी, क्या तुम भूल गई? और तुमने ही मुझे चोंगमियान और वान भाई को अलग रखने की रिक्वेस्ट की थी और वो तुम ही हो जिसने चोंगवन को वान भाई के बारे में गलत बताने के लिए मुझे वो दवा की पेशकश की थी। और तुमने मुझे तब कांटेक्ट किया जब याओ याओ ने तुमको फोन पर बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और फिर लू कहती है, युंगजिंग। फिर युंगजिंग फोन निकालते हुए कहता है, याद है तुमको कि तब तुमने मुझे क्या कहा था? और शायद लू तुमको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि मैंने तुम्हारा वो कॉल रिकॉर्ड कर लिया था। उसकी बातें सुन लू चौंकते हुए कहती है, क्या? और युंगजिंग लू से कह रहा होता है, क्या मुझे इसे तुम्हें याद दिलाने में मदद करनी चाहिए? और फिर लू डरते हुए कहती है, युंगजिंग जरूर ये एक मजाक होगा है ना, और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे, तुम मुझसे प्यार करते हो। और फिर युंगजिंग वो रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है जहाँ लू कह रही होती है, युंगजिंग मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करोगे। युंगजिंग तुम्हारा शुक्रिया और चोंगवन निश्चित रूप से वान भाई से अब नाता तोड़ने वाला है। और युंगजिंग मुझे याओ याओ ने फोटो भेजी है और युंगजिंग तुम याद रखना मेरे द्वारा छोड़े गए सबूत तुम मिटाना मत भूलना। फिर युंगजिंग कहता है, लू क्या तुमने ये सुना? और वहीं लू वो रिकॉर्डिंग सुन घबराते हुए मन में कहने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, सचमुच उसके पास मेरी रिकॉर्डिंग है। वहीं पर लोग कहने लगते हैं, ओ गॉड ये तो उसकी ही आवाज है ना? फिर कोई दूसरा कहता है, लू ने सचमुच वान भाई को जहर दिया, सच में मुझे तो उसके लिए दुख हो रहा है। और फिर चोंगवन कहता है, लू क्या तुम स्वीकार करना चाहती हो कि तुमने क्या किया है? और वहीं पब्लिक कहने लगती है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतनी ज्यादा दुष्ट है। फिर लू कहती है, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। फिर वो मन में कहने लगती है, ये सब कैसे हो सकता है? वहीं पब्लिक कह रही होती है, उसने चोंगवन के सामने भी दिखावा किया, क्या वो सचमुच एक अमीर परिवार से आती है? मैं तो बहुत ही ज्यादा उलझन में हूँ। और वहीं चोंगमियान मन में कह रहा होता है, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि युंगजिंग जो कि
4 साल से गायब था वो लू के खिलाफ गवाही देने के लिए यहाँ पर आएगा। अब ऐसा लगता है कि जैसे कि लू के लिए सब कुछ खत्म हो गया है। और वहीं वान बाई भी मन में कह रही होती है, युंगजिंग ने मुझे निर्दोष साबित करने के लिए खुद को सबके सामने लाया, लेकिन उसे मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। और फिर युंगजिंग वान बाई की तरफ देखते हुए मन में कहने लगता है, वान बाई मुझे माफ करना, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। और वहीं दूर खड़ा यांगफिंग भी मन में कह रहा होता है, आखिरकार युंगजिंग ने उसका सामना करने का फैसला कर ही लिया जो उसने 4 साल पहले किया था, लेकिन उसने मुझसे नाता तोड़ लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे उसे सबक सिखाना होगा। और फिर रिपोर्टर्स लू से कहने लगते हैं, मिस लू आपने वान बाई को उस तस्वीर की मदद से फंसाया, आपने ऐसा क्यों किया? मिस्टर हु से आपकी सगाई टूट जाने के बाद आप उन दोनों को अलग रखना चाहती थी। और फिर दूसरा रिपोर्टर कहता है, मिस लू क्या आप हमारे सवालों का जवाब दे सकती है? और फिर लू सभी रिपोर्टर्स को खुद से सवाल पूछता देख घबराते हुए मन में कहने लगती है, अरे नहीं ये सब कैसे हो गया और उन सभी लोगों ने मुझे धोखा क्यों दिया और सभी लोग उस बीच के साइड क्यों हो गए और वो बीच इतनी ज्यादा लकी कैसे हो सकती है? और फिर लू का गार्ड धीरे से उससे कहता है, मिस लू अब हमें क्या करना चाहिए? और फिर लू आगे बढ़ते हुए कहती है, चलो यहाँ से। और फिर वो मन में कहने लगती है, वान बाई भले ही मैं आज हार गई लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। और तभी चोंगवन के गार्ड्स लू का रास्ता रोकते हुए उससे कहते हैं, आप कहीं नहीं जा सकती मिस लू। चोंगवन कह रहा होता है, मुझे डर है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती और तुमने अफवाहों के आधार पर वान बाई को फंसाने की कोशिश करने के कारण तुमको यहाँ से जाने की परमिशन नहीं है। और फिर लू कहती है, चोंगम्यान तुम मुझे झांसा देना बंद करो और मैंने बस एक तस्वीर ली है और ये कोई बड़ी बात नहीं है और मेरे लिए सबसे बुरा परिणाम माफी मांगना या इसके बदले मुआवजा देना है और पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। फिर चोंगवन कहता है, क्या सच में? और भाड़े के हत्यारे के साथ तुम जुड़ी हुई हो तो क्या तब भी? और चोंगवन की बातें सुन पब्लिक कहने लगती है, क्या उसने किसी भाड़े के हत्यारे को अपने लिए काम पर रखा? और फिर रिपोर्टर्स पूछने लगते हैं, मिस्टर चोंगम्यान क्या आप मिसेस लू की बात कर रहे हैं? और फिर दूसरा रिपोर्टर कहता है, ओ माय गॉड मुझे तो इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मुझे इस पर डिटेल में लिखना होगा। और फिर लू चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार किसने हत्यारे को भाड़े पर रखा? और चोंगम्यान तुम बिना किसी सबूत के मुझको इस तरह बदनाम नहीं कर सकते। और फिर चोंगम्यान गुस्से में कहता है, तुमने अपने सर्वेंट को पैसे दिए और डूडू और वान बाई पर कार्ड चढ़ाने को कहा और इसी के साथ साथ तुमने अपने बॉडी गार्ड को यायो को मारने का आदेश भी दिया है ना? इसकी ये सब बातें सुन लू पीछे हट चिल्लाते हुए कहती है, नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और तुम बिना किसी सबूत कर मुझ पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। फिर चोंगवन कहता है, सच में तुमको ये नहीं पता कि कब क्विट करना है? और फिर चोंगवन उसकी तरफ फाइल फेंकते हुए कहता है, इसे देखो और फिर तुम मुझे बताओ क्या ये पर्याप्त है? और फिर लू फाइल खोलते हुए मन में कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास सबूत होने का कोई चांस नहीं है, मैं हमेशा बहुत ही ज्यादा सतर्क रहती थी। और फिर वो फाइल खोलती है जिसके अंदर सारी फोटोज होती है उसके खिलाफ और उन फोटोज को देख वो डरते हुए मन में कहने लगती है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर चोंगवन कहता है, इन फोटो से साफ जाहिर होता है कि तुम यायो को मारना चाहती थी और हमारे पास सबूत के तौर पर बस ये फोटो ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है। और जब सर्वेंट की बात आती है तो तुम निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा सतर्क थी और तुमने उन भाड़े के लोगों को अननोन अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए। फिर लू चिल्लाते हुए कहती है, अच्छा तो चोंगम्यान तुमने पहले से ही तैयारी कर ली है और तुमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए रखा क्योंकि तुम वान बाई की बेगुनाही साबित करना चाहते थे और इसी के साथ तुम मुझे नष्ट करना चाहते थे, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना? तब चोंगवन उससे कहता है, हाँ तुमने सही कहा और मैंने ये सब व्यवस्था उस समय प्लान किया और मुझे एहसास हुआ कि तुम यायो को मार सकती हो और मैं जो चाहता हूँ वो तुम्हारे अपराधों को उजागर करना है। अब लू जो कुछ भी तुमने किया है उन गुनाहों की कीमत चुकाने का समय आ चुका है। और फिर वान बाई कहती है, लू जो तुमने मुझे फंसाया भले ही मैं इसके लिए तुम्हें माफ कर सकती हूँ लेकिन तुम हु परिवार के चिराग और मुझे और यायो को भी मारना चाहती थी, इस वजह से तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। और वान बाई की बातें सुन लू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वान बाई पर अटैक करते हुए कहती है, वान बाई चुप हो जाओ, अगर तुम नहीं होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं और तुम बीच। और तभी वान बाई उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, लू तुमको अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि तुमने क्या किया है? और फिर वो लू को धक्का दे देती है जिससे लू जाकर नीचे गिर जाती है। और फिर चोंगवन कहता है, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं, अब ये सब पुलिस को संभालने दो। और फिर चोंगवन का गार्ड कहता है, मैं समझ गया। और वहीं नीचे लू गुस्से से कहने लगती है, बीच उस बीच ने मुझे नीचे धक्का दे दिया
और फिर वान बई कहती है लू सच में तुम कितनी ज्यादा जिद्दी हो। और फिर लू खड़ी होती है और अपने हाथों में खंजर लिए वान बई की तरफ आगे बढ़ती हुए कहती है वान बई अब तुम हेल में जाओ। और फिर वान बई पीछे गुमहरानी से कहती है क्या। और वहीं लू को वान बई पर अटैक करता देख चांगम्यान और युंगजेंग चौंकते हुए कहते हैं वान बई। और वहीं लू हंसते हुए कहती है अब उसकी जान कोई नहीं बचा सकता। और वहीं वान बई उसे खुद के ऊपर अटैक करता देख मन में कहने लगती है मुझे उसकी इतने ज्यादा पागल हो जाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तभी बीच में यांगफेंग आते हुए कहता है रुक जाओ और वो चाकू यांगफेंग को लग जाता है। और फिर पब्लिक चिल्लाते हुए कहने लगती है उसने किसी को मार डाला। फिर कोई कहता है पहले तो मिस लू ने हत्यारों को हायर किया और फिर उसने गुस्से में एक व्यक्ति को चाकू मार दिया। और फिर एक रिपोर्टर कहता है तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो, जाकर फोटो लो, कल की ये हेडलाइन होनी चाहिए। और वहीं युंगजेंग यांगफेंग को देखते हुए मन में कहने लगता है वान बई को खतरे से बचाने के लिए यांगफेंग ने वो चाकू खुद पे ले लिया। और फिर लू हैरानी से कहती है यांगफेंग तुम। और फिर यांगफेंग कांपते हुए कहता है लू अब मैं तुम्हें और वान बई को चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। और फिर लू कांपते हुए कहती है क्या तुम मरना चाहते हो, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें फिर से चाकू मार दूंगी। और तभी उसका कोई हाथ पकड़ते हुए कहता है अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। वो आवाज सुन लू पीछे घूमते हुए कहती है क्या। और तभी चांगम्यान उसे उठाकर नीचे पटक देता है और कहता है बस अब तुम बहुत सर चढ़ चुकी हो, तुम नीचे उतर जाओ। और फिर चांगम्यान अपने गार्ड से कहता है जाओ और जाकर उसे पकड़ लो। गार्ड्स कहते हैं यस सर। और फिर वो मन में कहने लगता है आज यांगफेंग के बिना वान बई शायद इसका ये मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है। और वहीं वान बई यांगफेंग से कह रही होती है यांगफेंग क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल ले चलती हूँ। फिर यांगफेंग कहता है वान बई मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने इस बार तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा करी। और फिर तभी यांगफेंग बेहोश हो जाता है और वान बई कहती है यांगफेंग। और फिर चांगम्यान उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है वान बई लाओ मैं इसे संभालता हूँ। और तभी बीच में युंगजेंग आकर यांगफेंग को संभालते हुए कहता है मैं इसे संभालता हूँ। चांगम्यान तुमको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करनी चाहिए और मैं यांगफेंग को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। और चांगम्यान युंगजेंग से कह रहा होता है तुम जैसे ही वहाँ पहुँचो तो तुम मेरा वहाँ नाम बताना, उसका अच्छे से इलाज होगा। तब युंगजेंग कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। और वैसे चांगम्यान जहाँ तक लू की बात है तो तुम उसके साथ कैसे निपटोगे। फिर चांगम्यान कहता है तुम्हें क्या लगता है। फिर युंगजेंग कहता है अच्छा। और फिर वान बई भी कहती है चांगम्यान। फिर चांगम्यान कहता है वान बई तुम भी जाओ मैं ये सब संभाल लूंगा। और फिर वान बई वहाँ से जाते हुए कहती है मुझे समझने के लिए तुम्हारा शुक्रिया चांगम्यान और मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। और फिर चांगम्यान मन में कहने लगता है इतने सालों के बाद भी युंगजेंग को लू की परवाह है, लेकिन लू को सजा मिलने से कोई नहीं बचा सकता। और फिर लू चिल्लाते हुए कहती है मुझे जाने दो, मैं मिस लू हूँ। भले ही मैंने किसी की हत्या कर दी हो लेकिन मैं गिरफ्तार के योग्य नहीं। फिर चांगम्यान लू के पास आकर उससे कहता है लू क्या तुमको अभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी रक्षा कर सकता है। और अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार भी ये सब में शामिल है तो तुम्हारा पूरा परिवार गायब हो जाएगा तुम्हारी तरह। कि ये बात सुन लू हैरानी से कहती है क्या गायब हो जाएगा। और फिर वो मन में कहने लगती है क्या वो मुझे मारना चाहता है। और फिर वो चिल्लाती हुए उससे कहती है चांगम्यान तुम मुझे नहीं मार सकते, नहीं तो तुम अपनी याददाश्त को वापस नहीं ला पाओगे। इसकी बात सुन चांगम्यान हैरानी से कहता है क्या मेरी याददाश्त खो जाने से तुम्हारा कुछ लेना देना है। तब लू कहती है हाँ चांगम्यान तुम मेरे बिना अपनी याददाश्त को कभी वापस नहीं ला पाओगे। और फिर चांगम्यान कहता है लू क्या तुमको पूरा यकीन है कि मेरी याददाश्त वापस आ जाएंगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर लू कहती है चांगम्यान वो मेमोरीज तुम्हारी और वान बई की बीच की है तो क्या तुम वो मेमोरीज को वापस नहीं पाना चाहते। चलो चांगम्यान एक सौदा करते हैं, तुम मुझे अभी जाने दो तो मैं तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगी। कहो चांगम्यान क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है। की बातें सुन चांगम्यान सोचने लगता है और फिर लू से कहती है चांगम्यान तुम जब तक हाँ कहते हो तुम वो सभी बातें याद कर सकते हो, वो सभी अद्भुत बातें जो तुम्हारी और वान बई के बीच हुई थी। और फिर वो मन में कहने लगती है भले ही चांगम्यान को मेरी सारी योजनाओं के बारे में पता क्यों न चल गया हो लेकिन वो अभी भी मेरे नियंत्रण में है। फिर चांगम्यान कहता है क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी याददाश्त वापस नहीं पाना चाहता। से ये कहता देख लू हैरानी से कहती है क्या। और फिर
चंगवन कहता है वानबई मेरे पास वापस आ चुकी है और हमारा परिवार एकजुट हो चुका है, तो मुझे अपनी याददाश्त वापस पाने की क्या जरूरत है। फिर लू कहती है लेकिन चंगवन क्या तुम ये बात नहीं जानना चाहते कि अतीत में क्या हुआ था। फिर चंगवन कहता है जब तक वानबई मेरे साथ है तो बाकी की चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि मैंने भले ही अपनी पुरानी कुछ यादें खो दी हो, लेकिन अब मुझे अपने भविष्य की परवाह है। और फुजिनचिन की बातें सुन लू कांपते हुए कहती है क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो। तब फुजिनचिन वहाँ से जाते हुए कहता है जितना तुम सोचती हो उससे भी ज्यादा, और मुझे तुम्हें देखकर घिन आती है। और फिर वो अपने व्यक्तियों से कहता है उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ और उन्हें बताना कि उसने हत्या की है। तब गार्ड्स कहते हैं यस सर, और फिर वो लू को वहाँ से ले जाने लगते हैं। और वहीं लू चिल्लाते हुए कह रही होती है नहीं चंगवन, मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी, और चंगवन मैं तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगी और साथ ही मैं वानबाई से माफी भी मांगूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। और वहीं दूसरी तरफ चंगवन उस जगह से बाहर आ चुका होता है और जाते हुए मन में कह रहा होता है तो इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं अपनी याददाश्त वापस नहीं ला पा रहा था, क्योंकि ये सब के पीछे लू का हाथ था। लेकिन जो भी हो, अगर मैं अपनी याददाश्त पूरी तरह से वापस ला सकता तो ये अच्छा होगा, लेकिन अगर मैं अपनी याददाश्त वापस नहीं भी ला पाया तो भी कोई बात नहीं, वानबई अब मेरे साथ है और मैंने जितना सोचा था मुझे इस सब में उससे ज्यादा समय लग गया, और अब मुझे वानबई से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। फिर वो कार का गेट खोलने लगता है, तभी एक व्यक्ति उसके पास आते हुए कहता है चंगवन। वो आवाज सुनते ही चंगवन रुक जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये तियान। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ यांग फिंग को होश आ जाता है और वो कहता है मैं कहाँ पर हूँ। और वहीं बाजू में खड़ी वानबई उसे होश में आता देख खुश होती हुई कहती है यांग फिंग आखिरकार तुमको होश आ ही गया और अब तुम हॉस्पिटल में हो। और फिर यांग फिंग उठते हुए कहता है वानबई तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। अब वानबई कहती है मैं ठीक हूँ यांग फिंग, तुमने मुझे बचा लिया और तुम्हारी सर्जरी हुई है तो तुम उठो मत। और फिर यांग फिंग कहता है वानबई मुझे इस बात की खुशी है कि तुम ठीक हो। फिर वानबई कहती है यांग फिंग मुझे पता है कि तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते थे, लेकिन तुमको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, तुमको अपनी सुरक्षा का पहले ख्याल रखना चाहिए था। और भगवान का शुक्र है कि इस बार तुमको किसी भी अंग पर चोट नहीं पहुंची और तुमको समय पर बचा लिया गया। और मैं नहीं जानती कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी वाइफ को क्या जवाब देती। फिर यांग फिंग कहता है वानबई दरअसल उसने ही मुझे तुम्हारे पास आने के लिए इंकरेज किया था। कि ये बात सुन वानबई चौंकती हुई कहती है क्या। और फिर यांग फिंग कहता है मुझे लगता है कि वो जानती थी कि मेरे मन में कुछ है। फिर वानबई कहती है यांग फिंग उस फोटो के बारे में मुझे पता है कि किसी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और तुम खुद को दोष मत दो और ना ही मैं इस सब के लिए तुम्हें दोष देती हूँ। अब यांग फिंग कहता है वानबई मैं जानता हूँ कि तुम हर बार मुझे ये बात भूल जाने को कहती हो, लेकिन मैं खुद को ये सब के लिए माफ नहीं कर पाता, मैंने तुमको तकलीफ दी है, तो इसीलिए वानबई अगर मुझे दूसरा मौका दिया जाए तो भी मैं वही विकल्प चुनूंगा और तुम्हारी सुरक्षा करना चाहूंगा और जो मैंने किया उसकी भरपाई करना चाहूंगा। कि ये सब बातें सुन वानबई उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया यांग फिंग। और यांग फिंग वानबई से कह रहा होता है काश यहाँ पर युंगजेंग होता तो हम वापस वहाँ पर जा पाते जहाँ हम थे। वानबई आखिरकार वो है कहाँ, मैंने उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था, कहाँ पर है वो। वानबई कहती है वो तुम्हारे हॉस्पिटल में एडमिट करने के फॉर्म को फिल कर रहा है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। फिर यांग फिंग कहता है अच्छा ऐसा है क्या, मुझे लगा कि वो फिर से गायब हो गया और फिर बाद में मैं उससे बात करूंगा कि आखिरकार वो क्यों हमें बिना बताए गायब हो गया था। और तभी वहाँ यांग फिंग की वाइफ आते हुए कहती है यांग फिंग। और फिर वानबई उसके पास जाती है और उससे कहती है अब मैं तुम दोनों को यहाँ अकेला छोड़ती हूँ और जाकर डॉक्टर से पूछती हूँ कि यांग फिंग की कंडीशन कैसी है। यांग फिंग की वाइफ कहती है हाँ ठीक है। और यांग फिंग उसे वहाँ देख हैरान होते हुए कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो हनी। अब वो उसके पास आकर उससे कहती है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अगर वानबई ने मुझे फोन कर नहीं बताया होता तो तुम मुझे ये बात बताते ही नहीं है ना। तब यांग फिंग कहता है ओ हनी तुम प्लीज मत रो और देखो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा और मुझे कोई भी गंभीर चोट नहीं पहुंची है और मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तब वो उससे कहती है क्या सच में, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। अब यांग फिंग कहता है हाँ बिल्कुल मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और फिर वो अपने आंसू पोंछती हुई कहती है अब मुझे राहत मिली, मैं तो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। और फिर यांग फिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है हनी। उसकी वाइफ कहती है क्या हुआ, क्या तुमको दर्द हो रहा है, क्या मैं डॉक्टर को बुला कर लाऊं। तब यांग फिंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हारे
हाथ से बनी हुई ब्राउली खाना चाहता हूँ। ये बातें सुन वो उसे गले लगाते हुए कहती है, हाँ ठीक है, जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं घर पर तुमको वो बनाकर खिलाऊंगी। तुम जितना खाना चाहोगे मैं उतना बनाऊंगी। यांग फेंग कहता है, मैं पूरे जीवन भर वो खाना चाहूंगा। और वहीं रूम के बाहर वान बई उन्हें देख मन में कह रही होती है। आखिरकार वो आगे बढ़ ही गया और फिर वो युंगजेंग से कहती है, युंगजेंग क्या तुम उससे बात नहीं करना चाहते? तब युंगजेंग कहता है, मैं अभी उन दोनों को परेशान नहीं करना चाहता, मुझे अभी कुछ काम करना है और मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। और तभी वान बई उसका हाथ पकड़ती हुए कहती है, युंगजेंग मैं जानती थी कि तुम फिर से हमको छोड़कर जाने वाले हो, है ना? इस पर युंगजेंग शांत हो जाता है और फिर वान बई कहती है, मेरे साथ आओ। और युंगजेंग कहता है, वान बई। और वहीं दूसरी तरफ चांगमियान ये तियान से कह रहा होता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब ये तियान उससे कहता है, चलो चांगमियान कुछ सीधी बातें करे। चांगमियान, तुमने लू से कहा कि तुम अपनी यादें वापस नहीं पाना चाहते, तुमने उससे झूठ बोला है ना? फिर चांगमियान उससे कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तब ये तियान कहता है, हाँ इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम अपनी याददाश्त वापस नहीं पाना चाहते तो मैं इन दिनों तुम पर रिसर्च कर अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। इसकी बातें सुन चांगमियान कहता है, क्या तुम मुझ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? ये तियान, क्या तुम इसका परिणाम जानते हो? तब ये तियान कहता है, बेशक मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे जाने दोगे। और चांगमियान ये तियान से कह रहा होता है, मैं क्या लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा क्योंकि तुम वान बई को जानते हो इसलिए, है ना? अब ये तियान कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी याददाश्त वापस पाना चाहते हो और मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। फिर चांगमियान हैरानी से कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये तियान कहता है, मैं एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैं देश के टॉप 10 कॉलेजों में से एक में प्रोफेसर हूँ और साथ ही मैंने प्रेसिडेंट के साथ भी काम किया है। हालांकि मैं दुनिया के बेस्ट थेरेपिस्ट में से तो एक नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने देश में टॉप थेरेपिस्ट में से एक में आता हूँ। उसकी बातें सुन चांगमियान उससे कहता है, अच्छा तो तुम टॉप थेरेपिस्ट में से एक हो, लेकिन ये तियान मुझे लगता है कि तुम एक बात भूल रहे हो। मैंने अपनी याददाश्त खोई है और मुझे एक ब्रेन सर्जन की जरूरत है, ना कि कोई थेरेपिस्ट की। तब ये तियान कहता है, लेकिन तुमने अपनी याददाश्त कोई भी दिमाग की चोट की वजह से नहीं खोई है, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग अच्छी तरह से काम कर रहा है और कुछ साल पहले कई सर्जनों ने तुम्हारे दिमाग की जांच की थी, मैं सही कह रहा हूँ ना? तब चांगमियान कहता है, हाँ बिल्कुल, तो क्या तुम कुछ और ढूंढ कर लेकर आए हो? तब ये तियान कहता है, उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर जो भी जांच की वो सभी सही थे, हालांकि वो सभी लोग तुम्हारी हेल्थ के बारे में चिंतित थे। ये बातें सुन चांगमियान चौंकते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब है कि? फिर ये तियान कहता है, हाँ तुम्हारे दिमाग पर कोई चोट नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी तुमने अपनी याददाश्त खो दी, इसलिए ये मानसिक बीमारी के कारण हो सकता है। और लू की बातें सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि किसी ने किसी प्रकार का तुम पर सम्मोहन किया है। उसकी बातें सुन चांगमियान हैरानी से कहता है, क्या सम्मोहन? और फिर ये तियान कहता है, हाँ किसी ने हिप्नोसिस की मदद से तुम्हारे दिमाग से वान बई की पूरी याददाश्त मिटाने की कोशिश की है। ये तियान की बातें सुन चांगमियान अपना सर पकड़ते हुए कहता है, और यही कारण है कि इतने सारे सर्जन भी मेरी याददाश्त को वापस नहीं ला पाए और सच में मैंने लू को कम आका। ये तियान कहता है, हिप्नोसिस को मेडिकल फील्ड में मान्यता नहीं मिली है और इसीलिए ये आम बात है कि कम लोग ही इसके बारे में सोचेंगे। तो चांगमियान, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास तुम्हारी मदद करने की योग्यता है? और फिर चांगमियान कहता है, आखिरकार तुम मेरी क्यों मदद करना चाहती हो? क्या ये सब वान बई के कारण कर रहे हो तुम? ये तियान कहता है, अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरा काम है तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? और फिर चांगमियान उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है, अब मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम मेरी याददाश्त वापस लाने में मेरी मदद कर सकते हो और तुम थेरेपी के लिए जितना चार्ज करते हो मैं उसका तुमको 10 गुना दूंगा। फिर ये तियान कहता है, मैं सिर्फ उतनी ही कीमत लूंगा जो मुझे कमाना चाहिए और तुमको इस सब के लिए इतना ज्यादा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर चांगमियान कहता है, तुमको अतिरिक्त पैसे ले लेना चाहिए क्योंकि इन वर्षों में तुमने वान बई की बहुत ही ज्यादा देखभाल की है, तो तुम इसे भरपाई समझो। और चांगमियान कार में बैठते हुए कह रहा होता है, मैं इस बारे में बाद में बात करने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेना चाहिए और अब मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। अभी ये तियान कहता है, चांगमियान। और चांगमियान उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहता है, अब ये तियान कहता है, क्या तुमको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इलाज करते समय मैं तुमको चोट पहुंचा सकता हूँ और हो सकता है कि मैं वान बई से जुड़ी तुम्हारी सारी यादें मिटा दूं। अब तुम ऐसा मत कहना कि तुम्हें मेरे काम पर पूरा भरोसा है। और फिर चांगमियान कार के अंदर बैठते हुए कहता है, मुझे खुद पर भरोसा है और मेरा मानना है कि मैं वान बई के प्यार में पड़ जाऊंगा। हालांकि मैं कुछ बातें उसके बारे में भूल चुका हूँ, लेकिन ये मेरी नियति है। उसकी ये सब बातें सुन ये तियान चौंकते हुए कहता है, क्या? और फिर चांगमियान वहाँ से तेजी से निकलते हुए कहता है, मिलते हैं फिर। इस पर ये तियान शांत खड़ा
होता है और फिर वो कहता है, हालांकि चांगवान तुमने अपनी याददाश्त खो दी लेकिन फिर भी तुम उसके प्यार में हो और चांगवान इस बार तुम जीते। और वहीं दूसरी तरफ वानबाई युंगजिंग से कह रही होती है, युंगजिंग क्या तुम्हें ये याद है हम उन कबूतरों को देखा करते थे और फेंग के साथ इन नजारों का आनंद लिया करते थे, क्या तुम्हें वो पुराने दिन याद है? तब युंगजिंग कहता है हाँ। फिर वानबाई कहती है, युंगजिंग क्या तुमने ऐसा कभी चाहा है कि तुम समय में वापस जा सको? अब युंगजिंग कहता है, वानबाई अतीत तो अतीत है और मुझे माफ करना जो भी कुछ हुआ। फिर वानबाई कहती है, ऐसा मत कहो युंगजिंग, वो तो लू थी जिसने यांग फेंग का इस्तेमाल किया और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर युंगजिंग कहता है, लेकिन मेरे और यांग फेंग के बीच में बहुत ही ज्यादा अंतर है। फेंग ने गलतियाँ की लेकिन वो नहीं जानता था कि इससे तुमको नुकसान होगा। और वहीं दूसरी तरफ मैंने लू के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ चाल चली और मैं तब ये बात जानता था कि इससे तुम्हें चोट पहुंचेगी, लेकिन फिर भी ये सबका जिम्मेदार मुझे ही ठहराया जाना चाहिए। अगर तब मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुम्हें चांगमियान और अपने बच्चे से 3 साल तक अलग नहीं रहना पड़ता और मैंने तुमको विवादों में भी डाल दिया। और अगर मैं नहीं होता तो ना ही यांग फेंग घायल होता और ना ही वो अभी हॉस्पिटल में होता। मैंने लू की मदद करी इसलिए ये सारी मुसीबतें के कर आई। वानबाई कहती है, युंगजिंग मेरी तरफ देखो। और युंगजिंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वानबाई। फिर वानबाई कहती है, अगर तुमने उस समय लू का साथ नहीं दिया होता तो लू मुझे चोट पहुंचाने के लिए और कुछ सोचती और इसके अलावा तुम कभी नहीं चाहोगे कि यांग फेंग को चोट पहुंचे। और ये सब जो कुछ भी हुआ उसके लिए लू को ही दोषी ठहराया जाना चाहिए। और युंगजिंग ये तुम्हारे ही प्रयास है जो लू आज न्याय के कटघरे में है और इसलिए युंगजिंग तुम्हें खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है और बल्कि मैं तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। युंगजिंग कहता है, वानबाई मैं इसके लायक नहीं हूँ। वानबाई मैं जानता हूँ कि तुम चाहती हो कि मैं आगे बढ़ूँ और सब बातें भूल जाऊँ, लेकिन वानबाई मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। फिर वानबाई कहती है, तुम्हें तो पता ही होगा कि प्यार इंसान को अंधा बना देता है और आज तुम में स्टैंड लेने का साहस है तो फिर तुम बहादुर क्यों नहीं बनते और अपना जीवन जीने के लिए लू से प्यार करना बंद क्यों नहीं करते? और वानबाई युंगजिंग से कह रही होती है, युंगजिंग लू एक घटिया लड़की है, वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं। तब युंगजिंग कहता है, जो भी हो मैं किसी को भी दोष नहीं देना चाहता और मैं जानता हूँ कि ये सब में मेरी ही गलती है और अब मुझे अपने जीवन में सुधार करना ही होगा। और फिर वानबाई कहती है, युंगजिंग मैं ये बात जानती हूँ कि मैं तुम्हारा मन नहीं बदल सकती, लेकिन युंगजिंग तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस पर विचार करोगे और हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे, ठीक है? युंगजिंग कहता है, हाँ वानबाई मैं तुमसे वादा करता हूँ। और फिर वो मन में कहने लगता है, वानबाई मैं इसके लिए तुमसे माफी चाहता हूँ, लेकिन जो मैंने फैसला किया है मैं उस पे कायम रहूंगा। फिर वानबाई कहती है, बढ़िया, और चलो युंगजिंग यांग फेंग के पास चलते हैं, वो उठा तो उसने तुम्हारे बारे में पूछा। अब युंगजिंग कहता है, नहीं अभी नहीं, उसे और उसकी वाइफ को अभी कुछ देर अकेला छोड़ दो, मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। और वानबाई मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक मदद करो। वानबाई कहती है, कहो युंगजिंग क्या बात है? युंगजिंग कहता है, वो मैं लू से मिलना चाहता हूँ। और तभी वहाँ कोई आते हुए कहता है, युंगजिंग तुम लू से क्यों मिलना चाहते हो? और युंगजिंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, चांगमियान। फिर चांगमियान कहता है, तुम ये मत कहना कि तुम उसे भागने में मदद करना चाहते हो। और फिर तभी वानबाई चांगमियान के पास आकर उससे कहती है, चांगमियान तुमने हमें कैसे ढूंढा? तब चांगमियान कहता है, मैं हॉस्पिटल के रूम में गया और नर्स ने मुझसे कहा कि तुम लोग इस तरफ आए हो तो मैं इधर आया। फिर युंगजिंग कहता है, चांगमियान मैं बस उससे मिलना चाहता हूँ और मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तुम मुझे गलत मत समझो। फिर चांगमियान कहता है, तुमने लू को मदद करी वानबाई के खिलाफ चाल चलने में, तो ये कहना मुश्किल है कि तुम उसे भागने में मदद नहीं करोगे। और फिर वानबाई कहती है, चांगमियान वो ऐसा नहीं करेगा। फिर युंगजिंग कहता है, चांगमियान तुम मुझ पर भरोसा रखो, वो दोबारा मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। और फिर चांगमियान कहता है, मैं सिर्फ इसलिए तुम पर विश्वास नहीं कर सकता कि तुमने लू को दोषी ठहराने के लिए गवाही दी, और वैसे युंगजिंग अगर तुम्हारी गवाही नहीं भी होती ना तब भी मैं लू से निपट सकता था। वैसे भी जो तुमने पहले किया था तुम अब उसका प्रायश्चित कर रहे थे। फिर वानबाई कहती है, चांगमियान रुक जाओ। युंगजिंग कहता है, वानबाई वो सही कह रहा है, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ और मैंने तुम्हारे विश्वास को धोखा दिया है और इसीलिए मुझे तुम्हें दोबारा खुद पर विश्वास करने के लिए नहीं कहना चाहिए। वानबाई कहती है, जब मैं अकेली हुआ करती थी चांगमियान तो तब युंगजिंग मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करा करता था। ये पहली बार है जब युंगजिंग ने मुझसे मदद मांगी है, क्या तुम प्लीज उसे लू से मिलने की परमिशन दे सकते हो? अब मुझे पूरा विश्वास है कि युंगजिंग लू की मदद नहीं करेगा। फिर चांगमियान थक हार कर कहता है, हाँ ठीक है। और वहीं युंगजिंग उसकी बातें सुन हैरानी से कहता है, क्या चांगमियान तुम मुझे उससे मिलने की अनुमति दे रहे हो? अब चांगमियान कहता है, हाँ वानबाई तुम पर विश्वास करती है तो इसीलिए मैं भी तुम पर विश्वास करता हूँ। फिर युंगजिंग कहता है, अच्छा। और
फिर वो मन में कहने लगता है चांगमियान को वान बेई पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है, लेकिन मैं सिर्फ एक देनीय झूठा हूँ। और फिर वो उससे कहता है चांगमियान तुम्हारा शुक्रिया। चांगमियान युंगजेंग से कह रहा होता है युंगजेंग मैं तुमको पहले एक बात बता दूं, बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम लू से ना बोलो और ना ही उसे दूर करने की कोशिश करो। यानी कि मेरा मतलब है कि अगर तुमने उसकी मदद करी तो मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगा। तब युंगजेंग कहता है चिंता मत करो चांगमियान, मैंने पहले उसकी मदद की थी लेकिन अब मैं उसकी कोई मदद नहीं करूंगा। फिर वान बेई कहती है तो युंगजेंग तुम्हारा लू से मिलने का क्या प्लान है? अब युंगजेंग कहता है अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं अभी उससे मिलना चाहूंगा, और शायद ऐसा हो सकता है कि वो भी मुझसे मिलना चाहती हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और युंगजेंग वहाँ पहुँच जाता है जहाँ लू से देख चिल्लाते हुए कहती है युंगजेंग तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे मिलने की? अब युंगजेंग कहता है मुझे पता है कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन इस बार मुझे तुमसे मिलना था क्योंकि लू मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बातें सुन लू चौंक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुमने ही मुझे यहाँ जेल में डाला, क्या ये तुम्हारा प्यार है? युंगजेंग भी चिल्लाते हुए कहता है लू हमने गलती की है और हमें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तब लू चिल्लाते हुए कहती है नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया है, एक मिनट रुको। युंगजेंग मुझे पता है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम मेरी मदद करना चाहते हो है ना? फिर युंगजेंग कहता है लू मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कि बस सुन लू चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? तब युंगजेंग कहता है नहीं मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे पास बॉटम लाइन है लू, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता और इसीलिए हम दोनों को सजा मिली है। लू कहती है तुम ये बकवास कर रहे हो, हमने ये साथ मिलकर किया है, लेकिन मैं ही अकेली जेल में क्यों हूँ, तुम्हें सजा क्यों नहीं मिली? युंगजेंग कहता है लू तुम मुझ पर विश्वास करो, मुझे खुशी होगी कि अगर मैं जेल में आऊँ और मेरे सारे दाग धुल जाए तो। लू कहती है ये सब बातें करना बंद करो, तुम मुझे इतना बताओ कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? अब युंगजेंग कहता है मुझे माफ करना, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और फिर लू कहती है तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। और फिर युंगजेंग कहता है लू मैं तुमसे यहाँ एक सवाल पूछने आया हूँ, क्या तुमने कभी भी मुझे पसंद किया है एक पल के लिए भी? कि ये बात सुन लू हंसते हुए कहती है तो इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो, ठीक है तो तुम्हें मैं बता ही देती हूँ युंगजेंग मैंने तुमको कभी भी पसंद नहीं किया, मैंने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया है और तुम बहुत ही बड़े एक बेवकूफ हो। ये बातें सुन युंगजेंग कांपते हुए उससे कहता है अच्छा मुझे पता था। और फिर लू कहती है तो क्या युंगजेंग मेरा जवाब सुनकर क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? वो कहता है मेरे बारे में अपनी सच्ची फीलिंग्स बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया लू, और मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, भले ही मैंने अपनी अच्छी दोस्त को चोट पहुँचाई हो। फिर लू से कहती है तुम ठीक कह रहे हो, तुम प्यार के लायक नहीं हो। लू युंगजेंग से कह रही होती है तुम तो इस दुनिया में रहने के लायक भी नहीं हो क्योंकि तुम अपने प्यार को इस तरह चोट पहुंचा रहे हो, सच में तुम बहुत ही ज्यादा क्रूर हो और तुमको तो वान बेई के साथ हेल में चले जाना चाहिए। फिर युंगजेंग चिल्लाते हुए कहता है लू इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कितने ज्यादा श्राप देती हो, लेकिन तुम वान बेई के बारे में कुछ नहीं कह सकती। फिर लू कहती है उसने मुझे इस तरह बना दिया है, वान बेई सच में अपनी माँ की तरह ही बहुत बड़ी बीच है और वो कमीनी भी है। उसकी ये सब बातें सुन युंगजेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है लू मैं अभी जाकर दरवाजा खोल सकता हूँ और तुमने जो कुछ भी अभी कहा तुम ये सब चांगमियान के सामने कह सकती हो। इस पर लू शांत हो जाती है और फिर युंगजेंग पीछे घूमते हुए कहता है लू मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने तुम्हारा इतना गंदा रूप देखा, अब मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें उतना भी ज्यादा पसंद नहीं करता, मैं कोई तुमसे अंधा प्यार नहीं करता हूँ और मुझे तुम्हारा ये रूप दिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और तुम्हें अपने बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होकर में वान बेई और चांगमियान दिखाए जाते हैं जहाँ पर वान बेई चांगमियान से कह रही होती है चांगमियान तुम्हें क्या लगता है कि युंगजेंग अपने दिल को बांधने वाली उन बेड़ियों से मुक्त हो जाएगा और क्या वो लू से बात करने के बाद पूरी तरह ठीक हो जाएगा? तब चांगमियान कहता है हाँ शायद। फिर वान बेई कहती है तुम ऐसा ही सोचते हो है ना, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ और शायद युंगजेंग उस दरवाजे से बाहर आएगा और मुझे बताएगा कि वो यहाँ से अब नहीं जाएगा। और फिर चांगमियान मन में कहने लगता है वान बेई युंगजेंग ने लू को देखने पर जोर दिया, जिससे साफ पता चलता है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो लू से जितना ज्यादा प्यार करेगा उसको उतने ही ज्यादा चोट पहुँचेगी और ऐसा हो सकता है कि वो पूरे जीवन भर जंजीरों से बंधा रहे। फिर तभी गेट खुलता है और वान
वानबई खड़ी होती हुए कहती है युंगजिंग क्या तुमने उसके साथ बात खत्म कर ली। और फिर युंगजिंग कहता है वानबई चोंगमियान मुझे लू को देखने देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और मुझे जो जवाब चाहिए था वो मुझे मिल गया, और वानबई अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर वानबई कहती है क्या सच में, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आखिरकार तुम्हारे दिमाग से ये बोझ उतर ही गया। और वानबई क्या तुम यांगफेंग से पूछ सकती हो कि अब उसकी तबीयत कैसी है, हम बाद में उससे हॉस्पिटल मिलने जाएंगे और तीनों अच्छी तरह बात करेंगे। वानबई कहती है हाँ ठीक है, मैं उसे कॉल करती हूँ, और वो भी तुम्हें इस तरह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है, और वहीं खड़ा युंगजिंग मन में कह रहा होता है वानबई दोबारा तुम्हें अलविदा कहे बिना चले जाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। फिर चोंगमियान कहता है तुम कब जा रहे हो। अब युंगजिंग कहता है आखिरकार मैं तुमसे ये बात नहीं छुपा सकता, मैं यांगफेंग को आखिरी बार देख लेने के बाद कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर चोंगमियान कहता है ये कोई बुरा विचार नहीं है, भागना शर्मनाक है लेकिन ये उपयुक्त भी है। फिर युंगजिंग कहता है मैं बिल्कुल भी इसका सामना नहीं कर सकता सिवाय इसके बच निकलने के। और युंगजिंग चोंगमियान से कह रहा होता है वैसे चोंगमियान जब मैं लू से बात कर रहा था तो मुझे एक अचानक सुराग मिला, मुझे शक हुआ कि वानबई के जन्म में कोई समस्या हो सकती है। की बात सुन चोंगमियान हैरानी से कहता है क्या वानबई के जन्म में कोई समस्या, कहो युंगजिंग तुम्हें क्या सुराग मिला है। फिर युंगजिंग चोंगमियान के पास आकर कहता है अभी अभी लू ने अनजाने में कुछ गड़बड़ कर दी है, और उसने कहा कि उसकी बातें सुन चोंगमियान चौंकते हुए कहता है क्या। और फिर सीन शिफ्ट उधर में एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ वानबई यांगफेंग और युंगजिंग होते हैं, और वहीं यांगफेंग कह रहा होता है चलो युंगजिंग फिर से मिलने के अवसर पर जश्न मनाएं। फिर युंगजिंग कहता है यांगफेंग बस तुम थोड़ी सी पियो क्योंकि तुम अभी भी घायल हो। तब यांगफेंग कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, और वैसे भी इतने ज्यादा संघर्षों के बाद हम तीनों फिर से एक साथ है तो मैं कैसे नहीं पी सकता। फिर युंगजिंग कहता है आखिरकार तुम्हारी वाइफ तुमको पीने की अनुमति कैसे दे सकती है। यांगफेंग कहता है उसने मुझे रोकने की हिम्मत की थी लेकिन मैं परिवार का मुखिया हूँ और मेरे कहने के बाद उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। इसकी बातें सुन वानबई हंसते हुए कहती है यांगफेंग अगर मैंने तुम्हें उसके पैरों को पकड़कर उससे भीख मांगते हुए नहीं देखा होता तो मैं तुम्हारी ये बातों पर विश्वास कर लेती। फिर यांगफेंग कहता है वानबई इस तरह मत कहो, मैं युंगजिंग के सामने अभी भी मर्दाना व्यवहार करना चाहता हूँ। और फिर तभी युंगजिंग आकर यांगफेंग को पीछे से पकड़ते हुए कहता है मैं इसे साफ देख सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। और यांगफेंग सच में मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा जलन होती है क्योंकि तुम उस लड़की के साथ हो जिसे तुम पसंद करते हो। फिर यांगफेंग कहता है सच में मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो मैं अपने जीवन के सबसे बुरे समय में इतने अच्छे पर्सन से मेरी मुलाकात हुई, और ये वो है जिसने मेरे दिल के अंधेरे को दूर कर दिया। और क्योंकि युंगजिंग तुम अभी यहीं पर हो तो क्या ये सही समय नहीं है तुम्हारा घर बसाने का, और क्या तुमको कोई एक ऐसी लड़की मिली है जो तुम्हें पसंद करती हो। अगर तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली है तो मैं अपनी वाइफ से कहकर तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराने को कहूँगा। फिर युंगजिंग कहता है क्या सच में। और फिर वानबई कहती है युंगजिंग क्या तुम अभी भी लू को पसंद करते हो। तब युंगजिंग कहता है ये कई साल पहले की बात है जब मैं छोटा था और बेवकूफ भी था जब मैं लू को पसंद करता था, और अब मैंने उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया है। और ठीक है ऐसी खुशी वाले मौके पर उसका जिक्र करना बंद करो और चलो पीना शुरू करते हैं। यांगफेंग कहता है ठीक है उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, चलो पीते हैं। और फिर वो दोनों चेस करते हैं। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ युंगजिंग फोन पर कह रहा होता है मुझे माफ करना मैं यांगफेंग को बहुत ज्यादा पीने से रोक नहीं पाया। यांगफेंग की वाइफ कहती है हाँ ठीक है मैं आती हूँ। और फिर वानबई कहती है युंगजिंग मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम अब नहीं जा रहे हो। और फिर यांगफेंग कहता है युंगजिंग मैं बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता हूँ और ड्रिंक करता ही रहूंगा। जिंग गेट खोलते हुए कह रहा होता है मैं भी नशे में धुत होना चाहता हूँ लेकिन 3 साल से मैं छुप रहा हूँ और ड्रिंक कर करके खुद को संतुष्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम लोगों को चोट पहुँचाई है और मैं इस बात को नहीं भूल सकता, और इसलिए वानबई और यांगफेंग मुझे माफ करना, अब मुझे जाना होगा, तुम लोग अपना ख्याल रखना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वो दोनों उस साइड देखने लगते हैं। और फिर वानबई कहती है मुझे जैसा लगा था युंगजिंग वास्तव में चला गया, और यांगफेंग क्या हमें अब उसे और नहीं मनाना चाहिए। फिर यांगफेंग कहता है वानबई हम भी अपने मन में जानते हैं कि हम कुछ भी कर ले वो नहीं रहेगा, और अब हम बस उसके अच्छे रहने की कामना कर सकते हैं। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में हु का विला दिखाया जाता है जहाँ चोंगमियान फोन पर किसी से कह रहा होता है या लू ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। अब सामने से वो व्यक्ति कहता है मिस्टर चोंगमियान लू ने स्वीकार कर लिया है कि उसने आवेश में आकर वानबई को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन आगे बताने से उसने इनकार कर दिया है, क्या हमें और पूछताछ करनी चाहिए। अब चोंगमियान कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है।
और फिर फोन कट हो जाता है और चांगम्यान मन में कहने लगता है ऐसा लगता है कि युंगजिंग का शक सच था, वानबई के जन्म में कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये अभी भी थोड़ा अजीब है, भले ही वानबई के जन्म के बारे में कुछ रहस्य हो और अभी भी वानबई के परिवार का बिजनेस है, लेकिन लू को इसके बारे में कैसे पता चला और वो इस बारे में इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि दूसरों को इस बारे में पता चल जाएगा। अभी एक व्यक्ति यायो के साथ आते हुए कहता है मिस्टर चांगम्यान, मैंने यायो को यहाँ ला लिया है। फिर चांगम्यान कहता है अच्छा ठीक है, हमें अकेला छोड़ दो। अब वो व्यक्ति कहता है यस सर। फिर यायो कहती है चांगम्यान, तुमने मुझे लू पर आरोप लगाने के लिए कहा था जो मैंने कर दिया है और तुमने मुझसे वादा भी किया था कि। और फिर चांगम्यान कहता है चिंता मत करो, मैं अपने शब्दों का पक्का हूँ, अब से यायो तुम स्वतंत्र हो। फिर यायो कहती है तो क्या अब मुझे उन गंदे बर्तनों को धोने के लिए उस रेस्टोरेंट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब चांगम्यान कहता है हाँ नहीं है, और इसके अलावा अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब देती हो तो मेरा जो पैसा तुम्हारे परिवार पर बकाया है वो माफ कर दिया जाएगा और तुम्हारे परिवार तक को छुपना नहीं पड़ेगा। फिर यायो कहती है क्या सच में चांगम्यान, पूछो तुम्हें क्या पूछना है, जो कुछ भी मुझे पता है वो मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर चांगम्यान कहता है ये तुमको बात जरूर जानना चाहिए क्योंकि ये बात तुम्हारे परिवार से रिलेटेड है। तो यायो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि वानबई क्या तुम्हारे डैड की असली बेटी है? उसकी ये बातें सुन यायो कांपते हुए मन में कहने लगती है क्या चांगम्यान को इस बारे में क्या कुछ पता चल गया है? और फिर वो उससे कहती है बेशक चांगम्यान, वानबई मेरी असली बहन है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर चांगम्यान सख्त होते हुए कहता है यायो तुम सारी बातें मुझे सच सच बता दो, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी आजादी अभी भी मेरे ही हाथों में है। और फिर यायो कांपते हुए कहती है लिन वानबई मेरे डैड की जैविक बेटी नहीं है। फिर वो मन में कहने लगती है मैं फिर से वो घिनौना जीवन नहीं जीना चाहती। फिर चांगम्यान मन में कहने लगता है तो सच में वानबई के जन्म में कुछ गड़बड़ है। और फिर वो उससे कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता है? और यायो चांगम्यान से कह रही होती है मेरी मॉम ने मुझे बताया कि उस महिला से जब मेरे डैड शादी कर रहे थे तब वो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम वानबई है। उसकी बातें सुन चांगम्यान खड़ा हो जाता है और हैरानी से उससे कहता है इसका मतलब ये है कि वो महिला तुम्हारे डैड की एक्स वाइफ है और वो कहाँ पर है? फिर यायो घबराती हुए कहती है वो कई साल पहले बीमारी की वजह से मर गई और इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर चांगम्यान कहता है मैं इसका खुद पता लगा लूंगा और इसके बारे में क्या तुमने किसी और को बताया है? अब यायो कहती है नहीं, ये हमारी परिवार की बीच की बात है और हमने इस बात को गुप्त रखा है। और फिर चांगम्यान कहता है अब तुम यहाँ से जा सकती हो और अगर तुम्हारी बातें सच है तो तुम्हारा पूरा परिवार कर्ज मुक्त हो जाएगा और इस बारे में तुम अपना मुंह बंद ही रखना, समझ गई तुम? और फिर यायो वहाँ से जाते हुए कहती है हाँ चांगम्यान मैं समझ गई, मैं अपना मुंह बंद ही रखूंगी। और फिर वो जाते हुए मन में कहने लगती है हालांकि मैंने वानबई के रहस्य को चांगम्यान के सामने उजागर कर दिया लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी आजादी से ज्यादा मेरे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और तभी वहाँ वानबई आ जाती है और यायो को वहाँ से निकलता देख चांगम्यान के पास जाती है और उससे कहती है चांगम्यान तुम यायो को कौन सा रहस्य छुपाने को कह रहे थे? फिर चांगम्यान वानबई को सोफे पर बैठाते हुए उससे कहता है बस कुछ नहीं, उसकी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बारे में। और वैसे वानबई यांगफेंग और युंगजिंग के साथ तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? और फिर वो मन में कहने लगता है मुझे अभी इस बारे में उसे कुछ नहीं बताना चाहिए जब तक मैं इस बारे में खुद जांच ना कर लूं। और फिर वानबई उदास होती हुई कहती है युंगजिंग चला गया है। तब चांगम्यान कहता है वानबई ये उसके लिए ही अच्छा है, अगर वो यहाँ पर रुकता तो वो जीवन भर खुद को दोषी महसूस करता। फिर वानबई कहती है हाँ मैं ये बात जानती हूँ लेकिन उसके चले जाने से मैं खुद को दुखी होने से नहीं रोक पा रही हूँ। मेरी मॉम की डेथ के बाद मुझे घर से निकाल दिया गया और उस समय मैं 8 साल की थी। फिर मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ रहने लगी। उस समय यांगफेंग और युंगजिंग ही थे जो मेरे साथ घूमने को इच्छुक थे, हमेशा मेरी परवाह करा करते थे। फिर चांगम्यान कहता है मुझे माफ करना वानबई, जो मैंने तुमको इतनी देर से पाया जिस वजह से तुमको इतना ज्यादा सफर करना पड़ा। और फिर वो मन में कहने लगता है ऐसा लगता है कि यायो ने मुझे सच बताया है, नहीं तो वानबई को बिना किसी कारण के घर से बाहर नहीं निकाला जाता। और फिर वानबई कहती है चांगम्यान ऐसा मत कहो, अब मैं तुम्हारी वजह से ही खुश हूँ। और फिर चांगम्यान कहता है वानबई मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब तुम्हारे पास सिर्फ खुशियाँ ही पहुँचेंगी। उसकी बातें सुन वानबई ब्लश करते हुए कहती है चांगम्यान। और फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, तभी फोन उसका रिंग होने लगता है और वो दोनों घबरा जाते हैं। और वानबई कहती है मेरा फोन, और चांगम्यान उसे पकड़ते हुए कहता है उसे इग्नोर करो। और फिर वानबई कहती है सबसे पहले तुम इस कॉल का जवाब दो, हो सकता है कि कुछ अर्जेंट हो। वही चांगम्यान उदास होती हुई कहता है अरे इस समय मुझे कौन कॉल कर रहा है? और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 260 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।